ओके चलिए फिर शो की शुरुआत करेंगे और श्रेया बिरोर में रहेंगे आपके साथ मंडे आफ्टरनून। और अब मार्केट थोड़ा ख़राब लग रहा है अगेन। अगर आप सिर्फ डे ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो यहाँ पर थोड़ी सी अब आपको दिक्कत दिखाई देगी। सेंसेक्स निफ्टी सब आएंगे स्क्रीन पर और एक 1000 पॉइंट की रैली के बाद, जी हाँ, निफ्टी में 1000 पॉइंट की रैली हुई थी, ध्यान रखिएगा इस स्विंग में। वहाँ प्रॉफिट बुकिंग के पहले संकेत हैं, ध्यान रखिएगा। ये प्रॉफिट बुकिंग है, बार बार एक चीज़ कह रहा हूँ, अभी भी निफ्टी फ्राइडे के लो के नीचे ज़रूर है, लेकिन वो जो हमारा स्टॉप लॉस था 24,450 का, उसके अभी भी ऊपर है। देखते हैं। और जैसे हम डिस्कस कर रहे थे, मिड कैप में कोई दिक्कत नहीं, स्मॉल कैप भी ठीक ठाक हैं। इनफैक्ट मिड कैप में तो अच्छी खासी आउट परफॉर्मेंस है आज। अभी भी इंडेक्स जो है वो डे हाई के करीब ही है। एडवांस डिक्लाइन भी ठीक ठाक ही है। दिक्कत क्या हुई निफ्टी में 3-4 दिग्गजों की। अगर आप निफ्टी का कंट्रीब्यूशन देखेंगे तो उसमें दिखाई देगा, लेकिन रिलायंस हुआ, इन्फोसिस हुआ, आईसीआईसीआई बैंक, और सुबह रिलायंस काफ़ी मजबूत था, लेकिन देखिए रिलायंस, आईसीआईसीआई बैंक, एचडीएफसी बैंक, ये 3-4 स्टॉक्स हैं जिनकी वीकनेस है, थोड़ा सा मार्केट पर एक प्रेशर आया। लेकिन अभी भी शायद जो बाय ऑन डिप्स का टेक्सचर है वो इंटैक्ट है। लेट्स सी आखिरी का 1.5 घंटा कैसा रहेगा। श्रेया बिरोर, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून अनुज। बिल्कुल 1.5 घंटा कैसा रहेगा उस पर नजरें रहेंगी, लेकिन मार्केट दिक्कत में है। निफ्टी, बैंक निफ्टी स्पेशली, जैसा कि आप चर्चा भी कर रहे थे, दोनों ही इंडाइसिस में देखिए 1.5 अंकों से ज़्यादा की गिरावट फिलहाल तो देखने को मिल रही है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप अच्छी तेज़ी के साथ कामकाज करता हुआ नजर आएगा, इसलिए ब्रेथ में थोड़ी रस्साकसी का माहौल आपको देखने को मिलेगा। लेकिन सवाल यहाँ पर ये कि लगातार चौथे सत्र तक हम तेज़ थे, आज थोड़ी मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है। तो क्योंकि बहुत दौड़ा था बाजार, इसलिए आज थकना लाजमी है, स्वाभाविक सी बात है, या फिर अभी भी नेगेटिव ट्रिगर देख रहे हैं आप? क्या करना चाहिए अब ऐसे मूड माहौल में? जिस तरीके से गिरावट आज के सेशन में आई है इंडाइसेस पे, क्या ये बाय ऑन डिप्स की रणनीति यहाँ पे सुझाएं, या फिर थोड़ा स्ट्रैटेजी अब चेंज करने की बारी है? देखिए शायद 2-3 चीज़ें हैं। पहली बात, आज जो हमारी अप्रोच थी कि अगर आप पोजीशन कैरी कर रहे हैं तो 25,525 के करीब का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगाएं। अभी भी उसके नीचे बंद नहीं हुए हम, लेकिन लेट्स सी, अभी के लिए एक बार तो उसके नीचे आ तो गए हैं। तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के हम ज़रूर करीब हैं, लेकिन अभी भी ये मार्केट जो है ना वो शॉर्ट नहीं है। देयर इज अ डिफरेंस कि एक होता है कि आप प्रॉफिट बुक करें, एक होता है आप शॉर्ट करें। अभी भी मार्केट शॉर्ट नहीं है। दूसरी चीज़, एक होता है मार्केट में पॉज, जैसा आपने बोला कि 4 दिन, वैसे 4 दिन के 8 ही दिन हो गए। एक होता है पॉज, एक होता है हॉल्ट। पॉज होता है जैसे मार्केट थोड़ा सा अपनी ब्रेथ कैच करता है, वो जैसे मैराथन रनर्स होते हैं ना, बीच में थोड़ा पानी पीने के लिए रुक जाते हैं, उसके बाद फिर दोबारा दौड़ते हैं। एक होता है हॉल्ट, कि बस मार्केट यहीं तक भागा, उसके बाद रुक गया और अब रिवर्स डायरेक्शन में जा रहा है। तो दोनों में से क्या है ये तो हमें बाद में पता चलेगा, हाइंडसाइट के साथ पता चलेगा, अभी तो कोई नहीं बता सकता है इसको। 24,450 के ऊपर जब तक हैं हम क्लोजिंग बेसिस पर, अभी भी मैं ये कहूँगा कि ठीक है मार्केट, लेकिन उसके नीचे अगर बंद हुए तो क्लोज खराब है। फिर थोड़ा सा फिर एक साइन होगा कि आप अपनी लॉन्ग पोजीशन निकलें, उसको दोबारा एंट्री मिलेगी या नहीं मिलेगी वो बात की बात है। लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप जो है ना, यहाँ पर अच्छी तेज़ी है। और अगर बाजार ख़राब होता है ना तो ये भी गिरते, मिड कैप और स्मॉल कैप भी गिरते, बाजार ख़राब होता तो। खैर एनीवे, लेवल्स पर आते हैं। निफ्टी पर ये 25,450 से 25,500 का सबसे क्रूशल सपोर्ट जोन है, और उसके बाद फिर थोड़ा सपोर्ट आपको 25,350 से 25,400 पर मिलेगा, जहाँ प्रीवियस रेजिस्टेंस प्लेस था आपका। रेजिस्टेंस कहाँ है? पहले 25,550 से 25,600 पर, और उसके बाद जो बड़ी रेजिस्टेंस जहाँ 2 दिन से हम रुक रहे हैं वो 25,650 से 25,700 पर है। बैंक निफ्टी अभी भी रिलेटिवली स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है कंपेयर टू निफ्टी। यहाँ मेरा व्यू रहेगा कि 57,000 तक की कोई भी गिरावट मिले अगर आपको, तो बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। हालांकि हम डे लो पर हैं और 56,800 के स्टॉप लॉस के साथ। वीरू, गुड आफ्टरनून। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन कैसा रहा आज? बिल्कुल अनुज, देखिए स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन में कोई कमी नहीं अनुज, एग्रेशन फुल है यहाँ पर। हालांकि एक बात मैं कहना चाहूँगा, बस थोड़ा निफ्टी आईटी पर नज़र रखेंगे, क्योंकि निफ्टी आईटी एक क्रॉस कॉम्बिनेशन को पूरा कर रहा है, जहाँ निफ्टी डे लो पर, निफ्टी बैंक डे लो पर, तो माइट बी पॉसिबली इस ट्रैजेक्टरी को थोड़ा सा सेफ गार्ड करने के लिए निफ्टी आईटी अपनी अहम भूमिका निभा सकता है। मैं कुछ स्टॉक्स अनुज रखूँगा स्क्रीन पर जो कि रिकवरी दिखा रहे हैं, नॉट एग्जैक्टली इनके स्टैट्स बहुत स्ट्रॉन्ग है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो अमूमन मैं कहता हूँ, बट लुक एट टेक महिंद्रा हेडिंग टुवर्ड्स डे हाई। और बाकी आईटी में अगर आप देखें, जैसे जो स्विंग आ रहे हैं वो विजिबल हैं, ये देखिए। तो थोड़ा सा एज अ ट्रेडर जिस चीज़ पर नज़र रखनी है कि पुल बैक कहाँ से आ रहे हैं, रिवर्सल कहाँ से आ रहे हैं, तो वो ये। और आईटी में थोड़ी सी बाइंग विजिबल है, पहली चीज़ ये। लेकिन जहाँ तक एक्यूट स्ट्रेंथ का सवाल है अनुज, वहाँ पे सिर्फ मैं रखूँगा आज, एक तो देखिए डिफेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है, कैपिटल मार्केट थीम अच्छी है, पीएसयू बैंक्स हैं,
एक रखूंगा मैं यहाँ पर, अभी आपकी स्क्रीन पे केमिकल बास्केट में SRF 3212 ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्ट्री, स्ट्रॉन्ग बिल्डअप है ये और अच्छा मूव देता हुआ करियर हाई पे ट्रेड करता हुआ पहला स्टॉक ये है। इसी स्पेस से आप देखिए UPL, सुबह हमने आरती की बात की थी, UPL के स्टेट्स बहुत स्ट्रॉन्ग 657, ये भी नॉट एग्जैक्टली डे हाई लेकिन अपनी पूरी की पूरी 9 मई से लेकर अब तक की चैनल जो है उसको बाइसेक्ट करके ट्रेड करता हुआ। और एक मैं कैपिटल गुड्स स्पेस में सिमेंस रखूंगा। आज कैपिटल गुड्स में स्ट्रॉन्ग विजिबल मूव है। कमेंस को देखिए, सिमेंस को देखिए, सुबह LNT बहुत स्ट्रॉन्ग था, 3265 पैकेट ट्रेड कर रहा है। बाकी सब चीज़ें जो हैं थोड़ी बहुत मुझे लग रहा है कि अनुज सिंस वी आर हेडिंग टुवर्ड्स क्लोज की बहुत इंट्राडे में मैच्योर हो चुके हैं तो उसको कहना ठीक नहीं है, बट IT में कुछ अनुज टुवर्ड्स क्लोज एक रिवर्सल नज़र आ रहा है मुझे। अनुज IT क्या एक हमारे लिए सेवियर हो सकता है 24-25-500 पे? देखिए IT तो अगर आप देखें पिछले पूरे 2-3 महीने का अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपके लिए सेवियर वैसे ही रहा है। मतलब अगर आप इसका चार्ट देखें, इवन वो जब वो कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी उसके बाद में जब से ये 32,000 के करीब आया तो वहाँ से जो रैली आई है ये रुका ही नहीं है। ये चाहे उसके बाद आप ट्रेड वॉर का जब टाइम आया तब भी, उसके बाद जब इंडिया पाकिस्तान की कॉन्फ्लिक्ट आई तब भी, और उसके बाद जब ये मामला हुआ इजराइल ईरान का और उसके बाद जब उसमें US कूदा उसके बाद भी 3 महीने का चार्ट। हाँ ये देखिए इस पूरे दौरान ये इंडेक्स एक अच्छा रहा। आई थिंक इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये भी है कि IT स्टॉक्स में अभी भी वैल्यूएशन कंफर्टेबल है लार्ज कैप में एटलीस्ट, क्योंकि अभी भी हम अपने प्रीवियस हाई से बहुत नीचे हैं। दूसरा, इसमें जिस तरीके के समीकरण बैठे हैं आगे जाते हुए, US इकोनॉमी थोड़ी स्टेबल हुई, प्लस एक बात बन रही है कि अब शायद US में इंटरेस्ट रेट कट्स वापस शुरू होंगे फाइनली, अगली मीटिंग से शायद रेट कट शुरू हों, तो आई थिंक मार्केट थोड़ा सा उसको शायद भी प्रीएम्प्ट करने की कोशिश कर रहा है। ये एक फैक्टर हो सकता है। क्लियरली IT में थोड़ी स्ट्रेंथ है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्रेया, गुड आफ्टरनून, और स्टॉक स्पेसिफिक आज के ट्रेंडिंग स्टॉक्स और कार्यक्रम का क्रम। जी, ट्रेंडिंग स्टॉक्स लेंगे, कार्यक्रम का क्रम भी समझेंगे, लेकिन आखिरी सवाल मेरी तरफ से ये होगा कि SBI आज आपके बिग स्टॉक में शामिल और शानदार मूव हमने देखा, अभी तक अच्छी खासी तेज़ी के साथ कारोबार कर रहे हैं। हालांकि पूरे PSU इंडेक्स ही देखें आप, PSU बैंक इंडेक्स इनफैक्ट अच्छी तेज़ी है वहाँ पे, लेकिन SBI में जिस तरीके से तेज़ी आई पिछले 2 सत्रों में, क्या लग रहा है कि ये फिर से मोमेंटम में आ गया, क्योंकि काफ़ी पेशेंस टेस्ट किया है इसने भी? देखिए आज ट्रिगर मिला है SBI को। आज जो हम सुबह डिस्कस कर रहे थे, आज हमने इसको बिग स्टॉक में क्यों लिया, क्योंकि जो वित्त मंत्रालय है उसने कहा कि PSU बैंकों को कि अपने एसेट्स को आप मोनेटाइज करिए, अपने इन्वेस्टमेंट्स को। सबसे ज़्यादा अगर सब्सिडरीज जो लिस्टेड होने के कगार पर होनी चाहिए, जिनमें वैल्यूएशन बहुत ज़्यादा अच्छी होनी चाहिए, वो SBI की। मतलब अगर आप देखें SBI, फ्रैंकली स्पीकिंग, पर्सनली तो मुझे लगता है कि SBI इस लेवल पर अपने फेयर वैल्यू के आधे पर है, पर्सनली मेरा व्यू है। लेकिन क्योंकि जस्ट बिकॉज वो PSU है, वैसे वो PSU नाम सिर्फ नाम का अटैग है उसमें, अदरवाइज इसकी जो आप सारे के सारे अगर इसकी सब्सिडीज देखेंगे सारा प्राइवेट जैसा ही काम है। SBI की सिर्फ एक आर्म लिस्टेड है, SBI लाइफ, बाकी कोई भी आर्म लिस्टेड नहीं है, और काफ़ी आर्म्स हैं इनकी। तो आई थिंक उस वजह से एक मार्केट को एक फैक्टर मिला। प्लस आपने बोला इस स्टॉक ने जून 2024 में 50 जो ऑल टाइम हाई लगाया था, वहाँ से अभी भी काफ़ी नीचे 912 का ऑल टाइम हाई था, और अभी भी हम देखिए, हाँ 912, अभी हम 817 पर हैं, अभी भी वहाँ से करीब 100 रुपये दूर है। तो आई थिंक ये एक फैक्टर है, वैल्यूएशन कंफर्टिंग है। प्लस SBI एक ऐसा स्टॉक है जिसमें बाकी के PSU बैंकों में हमेशा टाइमिंग का फ़र्क पड़ता है। SBI एक ऐसा स्टॉक है जिसमें आपने इतिहास में कभी भी लिया, आपने डिसेंट पैसा बनाया विद अ गुड डिविडेंड यील्ड। तो आई थिंक ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से आज SBI चला। बिल्कुल शानदार तेजी के साथ अभी भी कारोबार कर रहा है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और सबसे पहले बात करते हैं ट्रेंडिंग स्टॉक्स की, क्योंकि आज इंडाइसेस निफ्टी और बैंक निफ्टी थोड़ा पेन में है, तो शुरुआत मंदी के ट्रेंडिंग स्टॉक्स के साथ की जाएगी। कहाँ आज डेंट सबसे ज़्यादा पड़ता हुआ नजर आया? टाटा कंज्यूमर पिछले कुछ सत्रों से चल रहा था, आज मुनाफा वसूली 3.25% से ज़्यादा गिर गया है। मारुति सुजुकी में देखिए 2% से ज़्यादा की गिरावट आई है। कोटक महिंद्रा बैंक, प्राइवेट बैंक थोड़ा बैकफुट पे आज कारोबार करते हुए नजर आएंगे, 2.5% के करीब ये भी गिरा। हीरो मोटोकॉर्प में भी मुनाफा वसूली 1.5% से ज़्यादा की देखने को हमें मिल रही है।
कुछ स्टॉक्स जो गिरते बाजार में भी अच्छा संभल कर कारोबार करे, ट्रेंड उसमें से 1-3.5% की तेजी यहाँ पर। एसबीआई ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट जो खबर आई बिग स्टॉक में शामिल 1.5% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। इंडसइंड बैंक देखिए यहाँ पे भी खरीदारी आज के सत्र में 1.5% और श्रीराम फाइनेंस भी लगभग 1% की तेजी के साथ कर रहा है कारोबार। और कहाँ पे खरीदारी होती हुई नजर आई, केन्स टेक चढ़ गया आज के सत्र में 6% के करीब। पंजाब नेशनल बैंक अगेन यहाँ पे 3.5% की करीब तेजी आती हुई नजर आई। आरबीएल बैंक पे ब्रोकरेजेस की बुलिश रिपोर्ट, नजरिया काफ़ी बेहतरीन, तो 3.5% से ज़्यादा चढ़ा। ये भारत डायनामिक्स पूरा आज आप देखें डिफेंस पैक फिर से फोकस में है, तो 2% से ज़्यादा की बढ़ोतरी यहाँ पे भी देखने को मिली। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और कार्यक्रम का क्रम समझते हैं। फंडामेंटल राय देने के लिए हमारे साथ होंगे एसएमएफएस के शरद अवस्थी, टेक्निकल कॉल्स लेंगे हम प्रकाश गावस से, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, राजेश पालविया, शिल्पा राउत और अमित सेठ जी से। 2:15 पर मिताली जैन आपको बताएंगे कि सरकारी बैंकों में तेजी आखिर क्यों आई है। 2:20 पर आरबीएल बैंक में तेजी क्यों है ये भी समझेंगे। 2:25 पर टोरेंट फार्मा और जेबी केमिकल्स की डील पर खास डिटेल लेकर आएंगे आशीष वर्मा। 2:35 पर दीपाली राणा आपको बताएंगे जून में ऑटो सेल्स के आंकड़े कैसे रह सकते हैं। 2:45 पर कंचन नौटियाल बताएंगे एलेंबिक फार्मा क्यों भाग रहा है, साथ ही बाजार के 6 महीने का रिपोर्ट लेकर आएंगे हॉलमार्क। 2:50 पर बिग मार्केट वॉइस में हमारे साथ जुड़ेंगे डीआर चौकसी फिनसर्व के एमडी देवेन चौकसी जी। 3:10 पर अनुज जी से लेंगे कल के लिए स्ट्रैटेजी। 3:15 पर लेंगे बीटीएसटी एसटीवीटी कॉल्स। ओके, चलिए फिर शुरुआत करते हैं शो की। हमारा पैनल तैयार है। आप सभी को गुड आफ्टरनून। शो की शुरुआत करते हैं। शिल्पा जी, आपसे शुरुआत करते हैं। आज बताइए क्या रहेगी आपकी ट्रेड? गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा ट्रेड रहेगा लॉन्ग साइड में आईटी में डिक्सन में। डिक्सन एक बहुत ही रोबस्ट स्ट्रेंथ के साथ अपसाइड मूव कर रहा है और यहाँ पे 15,000 पे देखेंगे तो पुट राइटिंग भी बहुत स्ट्रांग है। तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक अपसाइड टुवर्ड्स 15,500 से 16,000 आप बहुत जल्दी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो डिक्सन में लॉन्ग बने रहिए इन फ्यूचर्स ट्रेड कर अराउंड 15,045। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 14,900 का मेंटेन कीजिए एंड स्टे लॉन्ग फॉर टारगेट्स ऑफ 15,250 से लेके 15,500। साइमल्टेनियसली किसी को ऑप्शंस के थ्रू ट्रेड करना है तो 15,000 का कॉल ऑप्शन जो रफली 670 रुपीज के अराउंड ट्रेड कर रहा है, आप इसमें भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 550 का मेंटेन कीजिए एंड लुक फॉर टारगेट्स ऑफ 850 से लेके 1,000। ओके, शिल्पा जी का ट्रेड हो गया डिक्सन टेक्नोलॉजीज डे हाई, दिन के सर्वोच्च पे ट्रेड करता हुआ क्लियरली 15,000 की कॉल की शॉर्ट कवरिंग इस स्टॉक फ्यूचर में क्या हो रहा है इस बात का आपको संकेत देगी। सीएमपी क्लोजर टू 15,000 का कॉल एट बैकफुट पे क्लियरली स्ट्रेंथ का सिग्नल, रिवर्सल का सिग्नल। अमित जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? जी गुड आफ्टरनून वीरेंद्र जी, गुड आफ्टरनून अनुज जी, श्रेया जी एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। अनुज जी, वीरेंद्र जी, इस समय का मुझे ट्रेड जो अच्छा लग रहा है, मॉर्निंग कॉल में भी दिया था, बैंक ऑफ बड़ौदा यहाँ पे स्ट्रक्चर पॉजिटिव है, एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है और कॉन्फ्लुएंस ऑफ मूविंग एवरेजेस से कैंडल बाहर आ रही है। कल के और आज के सत्र की वॉल्यूम्स देखें तो वो भी काफी अच्छी खासी हैं, इट्स ऑन द हायर साइड। लगभग 248 का प्राइस है, स्टॉप लॉस लगाएं 243 का और टारगेट्स रहेंगे 258 रुपीज के। ओके, बैंक ऑफ बड़ौदा खरीदारी की राय अमित जी की तरफ से आते हुए शानदार रैली इस सत्र में आज भी दिखा रहा है। ये पूरा स्पेस फोकस में आज। गाबा सर गुड आफ्टरनून, आप बताइए आपका पिक क्या होगा आज के सेशन के लिए? गुड आफ्टरनून टू यू, सभी पैनलिस्ट को भी गुड आफ्टरनून। स्टॉक का नाम है डीवीज लैब। इसमें एक बहुत बढ़िया ब्रेकआउट मिला है। आज फार्मा में थोड़ी एक्टिविटी नजर आती है। ट्रेड करें 6,800 के आसपास, स्टॉप लगाना चाहिए 6,760, करीब 40 रुपीज का है। नियर टर्म टारगेट 6,900। स्पिल ओवर ट्रेड भी बन सकता है कल के लिए डीवीज लैब। डीवीज लैब्स। मानस जी, आपकी ट्रेड क्या रहेगी आज के लिए? तो देखिए अनुज जी, पीएसयू बैंकिंग पे ही ध्यान है। मेरे ख्याल से पीएनबी एक बढ़िया पिक हो सकता है करंट लेवल्स पे। अगर आप पैटर्न देखेंगे तो स्टॉक में ने अभी कुछ दिन पहले 200 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया। इंट्राडे चार्ट पे इनवर्स रेंज पैटर्न का ब्रेकआउट है, तो पीएनबी में खरीदारी करेंगे। 108.50 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करनी है और 113 रुपए तक के टारगेट्स पॉसिबल है। ये कैश टेबल्स है। चाहे तो 110 वाला कॉल ऑप्शन ले सकते हैं, 4 रुपए के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है। इसमें 3.5 रुपए के स्टॉप लॉस खरीदारी करेंगे 5.25 के टारगेट के लिए। ओके, पीएनबी फ्यूचर्स और 110 की कॉल ऑप्शन करीब 410 पे ट्रेड करती हुई आप पिक कर सकते हैं अभी का मानस का ट्रेड। राजेश सतपुते जी गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड इस वक्त का? गुड आफ्टरनून वीरेन, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वीरेन देखिए, मेरी नजर ट्रेंड के चार्ट पे है। ट्रेंड पे बहुत क्लीन ब्रेकआउट मिला है। पिछले 5 दिनों से ये कंसोलिडेट हो रहा था और ये कंसोलिडेशन में वॉल्यूम ड्राई थे। दैट सिंपली शोज कि यहाँ पे जो बुल है ये अभी भी इंटैक्ट है और इनफैक्ट अभी जो मूव मिला है
सिर्फ आप कह सकते हैं 1 घंटे के अंदर, तो वो काबिल तारीफ है। सो ट्रेंड मेरा बाय रहेगा, टारगेट रहेगा 6400 450 का, 6230 पे चल रहा है, स्टॉप लॉस होगा 6150 का। ओके, ट्रेंड टॉप गेनर्स में शामिल, शानदार मूव, डे हाई पर कर रहा है कारोबार, ये पसंद आ रहा है राजेश सातपुते जी को और कह रहे हैं कि आप खरीदारी कीजिए। तो टेक्निकल कॉल्स हो गए पूरे। शिल्पा जी ने सुझाया डिक्सन, यहाँ पे खरीदारी की राय उनकी तरफ से आती हुई। अमित जी कह रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा उनको पसंद आ रहा है। गावसर कह रहे हैं डिविस लैब पर आप बेट लगा सकते हैं। साथ ही मानस जी को भी पंजाब नेशनल बैंक ज़्यादा अच्छा लग रहा है, यहाँ पे खरीदारी की राय। और अभी डिस्कस किया हमने, राजेश सातपुते जी बोल रहे हैं ट्रेंड पर आप दाव लगाए। अब हमारे साथ मौजूद हैं शरद अवस्थी जी। शरद जी, वेरी गुड आफ्टरनून, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। फंडामेंटल आइडिया क्या होगा ऐसे मूड माहौल में जब काफ़ी सत्रों के बाद हमें थोड़ी आज मुनाफा वसूली देखने को मिल रही है मार्केट में? कौन से स्टॉक्स आपके रडार पर? जी गुड आफ्टरनून। मुझे लगता है ब्लू डार्ट एक बढ़िया आइडिया होना चाहिए। इन वैल्यूएशंस पे स्टॉक ने ऊपर से ठीक ठाक करेक्शन देखी है। B2B B2C दोनों स्पेसेस में हमारे हिसाब से आने वाले समय में ग्रोथ ठीक रहनी चाहिए। 400 करोड़ का जो कैपेक्स इन्होंने रिसेंटली किया है उसका भी फायदा, जो फ्रेटर ऐड किया है उसका भी फायदा आने वाले समय में नंबर्स पे दिखना चाहिए। Q3 जनरली अच्छा क्वार्टर रहता है इन कंपनीज के लिए, तो हमारा ये मानना है कि ग्रोथ काफी स्ट्रांग रहेगी ये कैपेक्स के बाद। ऑयल प्राइसेस जो एक कॉस्ट पेन है, हेडविंड है, वो हमारे हिसाब से कंट्रोल में रहने चाहिए, तो बहुत ज्यादा वहां से नुकसान नहीं आना चाहिए। मार्जिन में इंप्रूवमेंट दिखना चाहिए। कंपनी लगातार टेक्नोलॉजी वगैरह पे फोकस कर रही है, स्ट्रांग मोट है एयर फ्रेट में, तो मुझे लगता है वहां पे बहुत ज्यादा कंपटीशन नए इनकम्बेंट्स में से है नहीं। और वैल्यूएशन के लिहाज से भी बाकी पीएस के कंपैरिजन में शायद टीसीआई को छोड़ के बाकी सबके कंपैरिजन में 1 साल फॉरवर्ड पे EBITDA वगैरह पे कंपनी अट्रैक्टिवली ट्रेड कर रही है। और हमारा ये मानना है कि जैसी कंपनी की पोजीशनिंग है इसको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलनी चाहिए। 12 से 13% टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन में 30 से 40% ग्रोथ FY26 FY27 में मिलनी चाहिए। तो हमारा मानना है कि FY27 में अर्निंग्स करीब 210 220 के आसपास आएगी। 40-45 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 8,500 से 9,000 रुपए के लक्ष्य के लिए ब्लू डार्ट 8,500 से 9,000 के लक्ष्य ब्लू डार्ट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं शरद जी, तो यहाँ पर आप बेट लगा सकते हैं। अच्छा, आज का सेक्टर ऑफ द डे PSU बैंक की बात करें तो ये पूरा इंडेक्स 2.5% की तेज़ी के साथ कारोबार कर रहा है। शरद जी, बैंक निफ्टी में जो रैली हमें देखने को मिली थी उसके बाद भी PSU बैंक्स बैकफुट पे थे, वो कंट्रीब्यूट करते हुए नज़र नहीं आए। आज काफ़ी सत्रों के बाद PSU बैंक में हमें बाइंग देखने को मिली, खबर आपने समझी ही थी। महाराष्ट्र बैंक देख लीजिए, पंजाब नेशनल बैंक, यूनियन बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, सभी में बाइंग। हमारे कॉल्स, टेक्निकल कॉल्स में भी 2 पिक्स वहीं से हैं। यहाँ पर आपका व्यू क्या होगा? अब कोई ऐसा स्टॉक जो आपको पसंद आ रहा है और यहाँ से चेज करने के लायक है? देखिए, जनरल व्यू तो PSU बैंक्स पे यही है कि यहाँ से एक स्मार्ट रिकवरी मिलनी चाहिए। मुझे याद नहीं कि पिछले 10-12 सालों में कभी मैंने सुना हो कि अगले साल ये एक्सपेक्टेड है कि PSU बैंक्स की एडवांसेस ग्रोथ प्राइवेट बैंक्स को आउटशाइन करेगी। अभी ये अटकलें लगाई जा रही हैं, तो मुझे लगता है जनरली वैल्यूएशन कंफर्ट भी बहुत ज्यादा है कंपेयर टू प्राइवेट सेक्टर बैंक्स, जहाँ एवरेज में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स आपको 2.5 से 3.5 के प्राइस टू बुक पे अवेलेबल है। वहाँ PSU बैंक्स आपको 0.8 से 1.2 के आसपास अवेलेबल हैं। SBI भी अट्रैक्टिवली वैल्यूड है, तो मुझे लगता है लार्जर प्लेयर्स के संग स्टिक करना चाहिए, क्योंकि थोड़ी सी रैली हमने नीचे से देखी है। यूनियन बैंक, यूको बैंक, ऐसे जो स्टोरीज हैं वो नीचे से ठीक ठाक रिकवर कर गए, बट अभी भी फ्रंटलाइन नेम्स के संग रही है। मुझे लगता है वहाँ पे जैसे जैसे ये स्टोरी प्ले आउट होती है, खास करके NPA साइकिल बॉटम आउट हो गया है, वहां पे बहुत ज्यादा प्रेशर आना नहीं चाहिए। और एडवांसेस ग्रोथ जैसे जैसे आते हैं लिक्विडिटी के साथ, मुझे लगता है एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स वैल्यूएशन कैचअप में काफी स्ट्रांगली प्ले करेंगे। अगर नॉर्मली एवरेज में आप मानिए 1.5 के आसपास टू प्राइस टू बुक पे भी ऑसिलेट करते हैं यहाँ से, तो भी बिना किसी अर्निंग एडिशन के भी आप ये मान के चलिए कि 40 से 50% अपसाइड बहुत सारे स्टॉक्स में मिल सकता है। तो फ्रंटलाइन स्टोरीज पे एक्सेस रही है बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, SBI, कैनरा बैंक। मुझे लगता है ये स्टोरीज काफी बढ़िया करनी चाहिए आने वाले समय में। ओके, वैल्यूएशन कंफर्ट है PSU बैंक इंडेक्स में। SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, कैनरा बैंक जैसे स्टॉक्स के साथ आप बेट लगा सकते हैं और चल सकते हैं। क्योंकि हम PSU बैंक इंडेक्स ही डिस्कस कर रहे हैं, तो आज का बिग स्टॉक्स SBI भी जोरदार तेजी के साथ कारोबार कर रहे हैं, हम डिस्कस भी कर रहे थे। इसके साथ ही आप देखें दूसरे सरकारी बैंकों में भी अच्छी खासी बाइंग है। इंडेक्स ही 2.5% चढ़कर कारोबार करता हुआ नजर आएगा। लेकिन सवाल ये कि आखिर ये जो तेजी है ये IQ है, ये समझते हैं मिताली जैन से। मिताली, गुड आफ्टरनून, बताइए।
जी आज पीएसयू बैंक्स में अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। सारे ही सेक्टर के जो बैंक्स हैं सब में अच्छी यहाँ पे एक ग्रीन मोमेंटम देखने को मिल रहा है। अब यूको बैंक में देखिए करीबन 2% की तेज़ी, बैंक ऑफ महाराष्ट्र 4%, इंडियन बैंक 2%, पंजाब सिंध बैंक में भी अच्छी तेज़ी करीबन 2% के पास आसपास, और ऐसे ही दूसरे बैंक्स में भी अच्छी तेज़ी देखने को मिल रही है। पिछले एक हफ्ते का यहाँ पे रिटर्न देखें तो वहाँ पे भी हमें अच्छे रिटर्न्स देखने को मिले हैं। एसबीआई की बात करें तो करीबन 2.3% की चढ़ता हुआ नजर आया, कैनरा बैंक में 3.5% की तेज़ी, बैंक ऑफ बड़ौदा में 4.5%, पीएनबी में 4.5%, यूनियन बैंक में करीबन 5.5% की तेज़ी एक हफ्ते में हमें देखने को मिली है। रीज़न क्या है इन पीएसयू बैंक्स के आज चढ़ने का? तो दरअसल फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीएसयू बैंक्स को अपनी सब्सिडरी कंपनीज के बिजनेस पर खासा ध्यान देने के लिए निर्देश दिए हैं। साथ ही बैंक से कहा गया है कि वो अपनी सब्सिडरी कंपनीज की वैल्यू अनलॉकिंग पे अच्छे से कामकाज करे। इसके अलावा गवर्नमेंट चाहती है कि पीएसबीज अपनी सब्सिडरीज या जॉइंट वेंचर कंपनीज को लिस्ट करे ताकि इन्वेस्टर्स को बेहतर रिटर्न यहाँ पे मिलता हुआ नजर आ सके। ये भी बताया जा रहा है कि करीबन 15 सब्सिडरीज या जेवी कंपनीज के आईपीओज आने की संभावना यहाँ पे देखने को मिल सकती है। इसके अलावा डिसइन्वेस्टमेंट के जरिए भी वैल्यू अनलॉकिंग हो सकती है, ऐसा बताया जा रहा है। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने पीएसयू बैंक से गवर्नेंस और ऑपरेशनल एफिशिएंसी भी बढ़ाने को कहा है और सुधारने पे फोकस करने को कहा है। इसके अलावा खास बात यह है कि एसबीआई और कैनरा बैंक दोनों ही बैंक्स की दो सब्सिडरीज की आईपीओ जल्द ही मार्केट में हमें देखने को मिल सकते हैं। कैनरा बैंक को कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस में अपनी 14.5% की हिस्सेदारी बेचने की भी यहाँ पे मंजूरी मिल गई है। कौन कौन से एक्सपेक्टेड आईपीओज है उस लिस्ट में हम एक बार नज़र डालें तो एसबीआई जनरल इंश्योरेंस, एसबीआई पेमेंट सर्विसेज, कैनरा रोबेको एएमसी और कैनरा एचएसबीसी लाइफ इंश्योरेंस, इन कंपनीज के आपको आईपीओज स्ट्रीट में उतरते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा और भी आईपीओज आते हुए देख सकते हैं। तो ये सारी डेवलपमेंट्स की वजह से आज पीएसयू बैंक्स में हमें अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। ओके, पीएसयू बैंकों में अच्छी खासी तेज़ी इस समय देखने को मिल रही है। शुक्रिया मिताली। शरद जी, एसबीआई स्लीपिंग जायंट काफ़ी समय से, करीब 1 साल से, क्या एक फ्रेश ट्रिगर मिल रहा है यहाँ पर? क्या व्यू होगा? हाँ जी, बिल्कुल मुझे लगता है खास करके जो सब्सिडियरीज की वैल्यू अनलॉकिंग की बात अब की जा रही है तो मुझे लगता है एसबीआई के पास काफी अभी भी बड़े पोटेंशियल एसेट्स हैं। अभी तक शायद एएमसी का जिक्र तो हुआ ही नहीं है जो ऑलरेडी शायद प्राइवेट प्लेयर्स के बराबर पे ऑपरेट कर रही है और काफी अट्रैक्टिव बिजनेस प्रोपोजिशन है, तो वो एक बड़ी अनलॉकिंग हो सकती है। तो मुझे लगता है सर्टेनली एसबीआई में वैल्यू अनलॉकिंग की अपॉर्चुनिटीज काफी ज्यादा है और 1.5 का प्राइस टू बुक बहुत एक एक्सपेंसिव आप उसको नहीं बोल सकते। मुझे लगता है एक हाई प्रोबेबिलिटी है कि ये ऑसिलेट करके 2 टाइम्स प्राइस टू बुक या उसके भी ऊपर चला जाए। तो सिंपली वो ट्रिगर के हिसाब से मेरे हिसाब से ये जो सब्सिडियरीज की वैल्यू अनलॉकिंग है वो एक सब्सटैंशियल ट्रिगर की तरह प्ले कर सकती है। जनरल इंश्योरेंस भी साइजेबल है बट मेरे हिसाब से एएमसी बिजनेस सबसे बड़ा लॉट होगा सब्सिडियरीज में से, तो वो एक बहुत बड़ा ट्रिगर हो सकता है बैंक के लिए। जी, तो इस कार्यक्रम में हमने विभिन्न अंश अगर आप देखें बाजार के छुए, पहले आईटी की बात हुई, बिग स्टॉक्स की बात हुई और आपके स्क्रीन पर आप देखें आज के स्टॉक 818 पे डे हाई पे ट्रेड करता हुआ, शानदार मूव यहाँ पे 38,960 पे। अब निफ्टी बैंक 57,240 यानी अभी मोर और लेस 57,000 की ट्रेजेक्ट्री को 57,100 200 की ट्रेजेक्ट्री को होल्ड कर रहा है। तो लीडर इन द पैक राइट नाउ इज एसबीआई, नो डाउट अबाउट दैट। बट अब थोड़ा सा बैंक से बाहर निकले, एक दो बास्केट को और छूते हैं यहाँ पर। लेट्स सी ब्रिटानिया, और मैं कुछ देर पहले से इस पर बात करना चाह रहा था। 85843 डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में ट्रेड कर रहा है और स्पेशली ये मूव आया 2:07 पे, एक वर्टिकल राइज आया इस स्टॉक में। राजेश जी, इस वर्टिकल राइज ने आपको कल की कैंडल के यानी शुक्रवार की कैंडल को ओवरटेक करने का मौका दे दिया है और अब आप वहीं आ चुके हैं जो कि नवंबर 2024 में ब्रेकडाउन पॉइंट था। ये आपका बहुत अच्छी तरीके से रीड किया हुआ स्टॉक है। आपका व्यू इस पर 5846 पर? आप वीरेंद्र जी देखिए, ब्रिटानिया में 2 चार्ट आप देखिए, एक तो वीकली चार्ट एंड डेली चार्ट। डेली चार्ट इज अ राइजिंग चैनल जिसका रेजिस्टेंस बनता है 5,900-920 का। चार्ट बेहद स्ट्रांग है, चार्ट में कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर पोजीशन है तो आप यहाँ पे मेंटेन रखें, स्टॉप लॉस रखे करीब 5,800 के नीचे, प्रोबेबली एक 50 पॉइंट का स्टॉप लॉस को ट्रेल करेंगे हम जब ये 5,950 के ऊपर 5,900-950 का क्लस्टर तोड़ेगा। इन दैट केस वीरेंद्र जी जो नेक्स्ट टारगेट आता है वो करीबन 6,200 का आएगा। बायस पॉजिटिव रखे और डिप का इस्तेमाल करें फ्रेश पोजीशन बनाने के लिए। इट्स अ बाय।
जी हाँ, स्ट्रॉन्ग चार्ट और मेरे ख्याल से जो फ्लैग का ब्रेकआउट था अप्रॉक्सीमेटली 5698 पर, उस ब्रेकआउट पॉइंट से करीब करीब अच्छा पैसा दे चुका है ये। एक स्टॉक और लिखा है, ये NBFCs पे चलते हैं, दैट्स पूना वाला फिनकॉर्प। अमित, 468 क्या दौर रहा इस स्टॉक के लिए बीता जून, और जुलाई में भी बहुत इम्प्रेशन स्ट्रॉन्ग है। 468.95 स्ट्रॉन्ग रिवर्स के साथ आया था। मैं देख रहा हूँ ये 10 जून का जो सप्लाई पॉइंट था 467, उसको भी बाइसेक्ट करता हुआ। तो क्या आपको लग रहा है क्या इस जुलाई में स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं, अगर इसको ढंग से प्ले किया जाए तो ऑल टाइम हाई के? जी वीरेंद्र जी, एक्सेप्शनली स्ट्रॉन्ग चार्ट है। रिलेटिव स्ट्रेंथ को देखें तो वो भी काफी स्ट्रॉन्ग है, कंटिन्यूसली हायर है, हाई लोज बन रहे हैं और हर 20 डेमा के पुल बैक पे हम यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग मूव देख रहे हैं। तो स्ट्रक्चर काफी पॉजिटिव है। 10 डेमा से थोड़ा सा स्ट्रेस जरूर है, बट कोई साइन ऑफ वीकनेस नहीं है यहाँ पे अभी भी। इनफैक्ट इट इज वेरी स्ट्रॉन्ग। किसी की पोजीशन है तो बने रहे। 455 का स्टॉप लॉस रहेगा और मुझे लगता है स्टेडीली ये 480 से लेके 490 की तरफ जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं अब, और सिटी की रिपोर्ट के बाद RBL बैंक में शानदार तेज़ी है। डिटेल समझते हैं श्रेया से। श्रेया बताइए क्या लिखा सिटी ने यहाँ पर जो इतनी तेज़ रैली आई है? बिल्कुल, देखिए RBL बैंक आज शानदार तेज़ी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। अभी भी 3% की तेज़ी के साथ ये कारोबार कर रहा है। दरअसल सिटी की रिपोर्ट जो है वो काफ़ी बुलिश रिपोर्ट है। वो कह रहे हैं कि आप खरीदारी कीजिए, बाई की कॉल आ गई है, टारगेट प्राइस भी बढ़ा दिया है 285 रुपये प्रति शेयर का टारगेट प्राइस, यानी कि जिस लेवल पे अब ये ट्रेड कर रहा है वहाँ से देखें तो आप करीब करीब 19% का अपसाइड पोटेंशियल नज़र आ रहा है। क्या अच्छा लग रहा है फर्म को RBL बैंक में? तो उनका मानना है कि कंपनी का रिटर्न ऑन एसेट अब सुधर सकता है, और अगर आंकड़े आपके सामने रखो तो 45 से 50 बेसिस पॉइंट के सुधार हमें देखने को मिल सकता है। इसके पीछे के कारण क्या है? तो क्रेडिट कॉस्ट अब धीरे धीरे सामान्य हो रहा है, ये एक पॉजिटिव ट्रिगर है। इसके अलावा जहाँ पे दिक्कत आ रही थी जिन क्षेत्रों में, जैसे कि जॉइंट लाइबिलिटी ग्रुप और क्रेडिट कार्ड, वहाँ पे भी सुधार देखने को मिल रहा है और अब वो नंबर रिफ्लेक्ट हो जाएगा Q1 में। इसके अलावा स्लिपेजेस में भी यानी कि ख़राब लोन में भी कमी आने की उम्मीद है। Q4 में स्लिपेजेस 4.7% था, जो कि Q1 में सुधरकर 4.5% तक आ सकता है। ये भी एक ट्रिगर है और RBL बैंक को पुश करता हुआ नजर आएगा। लेकिन जहां ध्यान देने वाली बात ये है कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन यानी कि ब्याज से होने वाली कमाई जो है उसमें गिरावट देखने को मिल सकती है Q1 में, और ये बाकी बैंकों से पहले RBL बैंकों में दिख सकती है। तो ये एक दिक्कत वाली बात है। लेकिन सिटी का मानना है कि 90 दिनों के लिए यानी कि 3 महीने के लिए पॉजिटिव कैटलिस्ट उनको नजर आ रहा है RBL बैंक में, इसलिए आप इसको रडार पर रख के खरीदारी कराएं। और 285 का टारगेट प्राइस, 285 का टारगेट प्राइस RBL बैंक पर। यहाँ पर शिल्पा जी 285 का अगर टारगेट है तो कोई कॉल उठा ली जाए क्या यहाँ पर? जी बिल्कुल, RBL पे करना भी चाहिए। जस्ट प्रॉब्लम ये होता है कि बार बार बैन में बहुत जाता है, बट अगर फिर भी किसी को प्ले करना है तो RBL बैंक का जस्ट 260 का कॉल ऑप्शन यहाँ पे ट्राई किया जा सकता है। जस्ट मेरा हैंग हो ₹5, ₹5.5। अच्छा हाँ सॉरी, ₹5, ₹5.5 के अराउंड आप बाय कर सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस ₹3 का मेंटेन कीजिए। ये व्यू सही जाता है तो आपको तुरंत ये टुवर्ड्स 8 से लेके 10 भी मूव करता मिलेगा, बट दिस इज ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स बिकॉज ये बहुत बैन में जाता है, तो थोड़ा उसका ध्यान रखना चाहिए। बिल्कुल, और आपने सही पढ़ लिया इसको ऑलरेडी शिल्पा जी। आज बैन में चला जाएगा ये, तो अगर लेना है तो इसको आज ही लेना होगा आपको, और उसके बाद ध्यान रखिएगा। और बैन में जाने के बाद लिक्विडिटी बहुत कम हो जाती है, और इसमें उसके बाद क्योंकि ऑब्वियसली फ्रेश ट्रेड्स अलाउड नहीं होती, और जो आप एवरेजिंग नहीं कर पाएंगे, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा अगर आप ले रहे हैं तो पिछली भी पूरी सीरीज़ ऑलमोस्ट इसने बैन में ही बिताई थी, लेकिन इस पर ध्यान रखेंगे तो 100% के करीब पोजीशनिंग यहाँ पर होती हुई RBL बैंक में, तो बैन में जाने की तैयारी यहाँ पर। चलिए आगे बढ़ते हैं और एक बार टेक महिंद्रा का इंट्राडे चार्ट देखते हैं ज़रा। निफ्टी IT खैर स्ट्रॉन्ग रहा है, लेकिन टेक महिंद्रा इस समय डे हाई पर करीब करीब 0.5% ऊपर रहा। एक और डील जो बाज़ार के फोकस में, वो 2 फार्मा कंपनियों की डील, टोरेंट फार्मा और JB केमिकल्स। दोनों स्टॉक्स लेकर आइए एक बार ज़रा, और देखिए JB केमिकल्स ऑब्वियसली थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड है इस डील से, लेकिन टोरेंट फार्मा में अच्छी तेज़ी है। इस पूरी डील को वापस समझते हैं आशीष से। आशीष, गुड आफ्टरनून। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल स्पेस में एक ब्लॉकबस्टर डील का अनाउंसमेंट। टोरेंट फार्मास्यूटिकल JB केमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स का अधिग्रहण करेगी।
लगभग 1 साल से बातचीत थी, फाइनली ये डील सील होती हुई कंट्रोलिंग स्टेक एक्वायर करते हुए नजर आएंगे। दरअसल जेबी केमिकल्स के प्रमोटर्स हैं प्राइवेट इक्विटी फर्म केकेआर, जिनका इस समय 46% का जो हिस्सा है वो टोरेंट फार्मा एक्वायर करेगा, प्लस कर्मचारियों का करीब 2.25% हिस्सा खरीदा जाएगा। दरअसल केकेआर ने मोदी परिवार से साल 2020 में इस कंपनी जेबी केमिकल्स को खरीदा था और अब ये टोरेंट फार्मा को बेचते हुए नजर आएंगे। जेबी केमिकल्स की मूल्यांकन रखा गया 25-26 हजार करोड़ रुपए का। जो पहले ट्रांच में केकेआर का स्टेक एक्वायर करा जाएगा उसके लिए टोरेंट फार्मा को देने होंगे करीब 12,000 करोड़ रुपए। 1,600 रुपए पर शेयर के भाव पे डील होती हुई नजर आएगी। एक और साथ में क्योंकि कंट्रोलिंग स्टेक ट्रांसफर हो रहा है, एक ओपन ऑफर मैंडेटरी है 26% हिस्से के लिए 1639 पर शेयर पे ये ओपन ऑफर आएगा। और एक बार ये पहला चरण डील का हो जाए तो दूसरे चरण में जेबी केमिकल्स को टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स में मर्ज करा जाएगा और जिनके पास 100 शेयर होंगे जेबी केमिकल्स के उनको 51 शेयर्स टोरेंट फार्मा के दिए जाएंगे। क्विकली समझाता हूं आपको इस डील के फायदे। 7वें पायदान पर टोरेंट फार्मा खड़ा हुआ, इस डील के बाद 5वें पायदान पे आता हुआ नजर आएगा। कॉन्ट्रैक्ट डेवलपमेंट और मैन्युफैक्चरिंग जिसे हम सीडीएमओ कहते हैं उस स्पेस में एंट्री मिलती हुई नजर आएगी। डोमेस्टिक सेल्स टूल पकड़ रही होंगी और कुछ मार्की ब्रांड्स पे टोरेंट फार्मास्यूटिकल को कंट्रोल मिलेगा। हाँ, एक दिक्कत की बात है, बड़ा सौदा होना है, कहा जा रहा है शायद 12,500 करोड़ रुपए का डेट उठाना पड़ सकता है टोरेंट फार्मा को। ऑलरेडी इसकी बुक्स पे 14,500 करोड़ रुपए का डेट है। नोमुरा का व्यू आया है, रिपोर्ट आई है 35-80 के टारगेट्स के साथ। वो कह रहे हैं न्यूट्रल रेटिंग है, कॉस्ट सिनर्जीज का फायदा मिलेगा, रेवेन्यू बूस्ट होते हुए नजर आएंगे और कार्डियक और गैस्ट्रो जैसी सेगमेंट्स में पकड़ इस कंपनी की मजबूत हो जाएगी। डेट को लेके कंसर्न सबसे इंपॉर्टेंट, डैम कैपिटल की रिपोर्ट उसी बात को हाईलाइट करती है कि 2 टाइम्स EV/EBITDA लेवरेज से ज्यादा चिंता नहीं है। उनका मानना है ये डेट अगले 3 से 4 सालों में चुकाई जा सकती है। तो एक बड़ा सौदा होता हुआ और ब्रोकरेजेस का कह लीजिए एक थम्स अप आता हुआ। आशीष, शुक्रिया इस पूरी डील को बारीकी से समझाने के लिए। आपका व्यू क्या है इस पर शरद जी? टोरेंट को आप कैसे रीड करेंगे इस डील के बाद? हिस्टोरिकली इन्होंने डील्स की हैं, हालांकि जैसे कि आशीष ने कहा एक कंसर्न है राइजिंग डेट, लेकिन हाउस व्यूज़ के मुताबिक 3 साल में इसको रीपे कर भी दिया जाएगा। द काइंड ऑफ मार्केट शेयर दे विल हैव। आपका व्यू क्या है इस टोरेंट फार्मा पे, एग्जिस्टिंग पोजीशंस पे और फ्रेश एडिशन के प्रोस्पेक्टिव से? दोनों नजरिए क्या कहते हैं आपके? देखिए, मेरे हिसाब से M&A कोई भी हो वो अपने एक सर्टेन रिस्क कैरी करता है। हालांकि टोरेंट के पास एक ट्रैक रिकॉर्ड है जहां उन्होंने M&A को कन्वर्ट किया है। बट अब चूंकि 2-3 साल लगभग 2-1 साल लगेंगे शायद EPS एक्रेटिव होने में भी, तो बहुत ज़्यादा अर्निंग्स मोमेंटम शायद आपको इस डील की वजह से एडिशनल मोमेंटम नहीं दिखाई दे और डाइल्यूशन वगैरह भी होगा। तो उस कैलकुलेशन के हिसाब से शायद इन वैल्यूएशंस पे डेट का भी ओवरहैंग थोड़ा सा बढ़ेगा। पॉजिटिव साइड पे ये है कि चूंकि इंटरेस्ट साइकिल नीचे का है तो उतना ज़्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। तो जैसे-जैसे सिनर्जीज होती हैं मेरे हिसाब से लॉन्ग टर्म अगर आप इन्वेस्टर हैं 3 से 4 साल आप रख सकते हैं, तो मेरे हिसाब से आपको ज़्यादा इसके बेनिफिट्स दिखाई देंगे। और अगर आपका नज़रिया थोड़ा छोटा है, साल 1.5 साल का, तो मेरे हिसाब से शायद फेयरली स्क्वायरली वैल्यूड है। यहाँ से इमीडिएटली साल 1.5 साल में बहुत ज़्यादा शायद आपको अपसाइड देखने को नहीं मिले। ओके, टोरेंट फार्मा पे ये राय फिलहाल शरद जी की तरफ से आते हुए कुछ और स्टॉक्स की बात करते हैं जहाँ पे अच्छी बाइंग हमें देखने को मिली। एक बार शैफलर इंडिया का स्टॉक रखिए आप स्क्रीन पर, 4.5% की तेज़ी के साथ शैफलर आपको कारोबार करता हुआ नज़र आएगा। और ये पूरे स्पेस में आप देखिए ऑटो एंसिलरी स्पेस में बाइंग देखने को मिल रही है। बॉश, भारत फोर्ज, संवर्धना मदरसन सभी स्टॉक्स में बाइंग है। राजेश सातपुते जी, शैफलर कैसा लग रहा है आपको ये स्टॉक? आज मिड कैप गेनर्स में शुमार ये स्टॉक अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आया डे हाई पर इस वक्त। श्रेया जी, देखिए इसमें 2 चीजें अच्छी लगती है। एक तो इसका डेली चार्ट भी अच्छा है और वीकली चार्ट पे क्लीन ब्रेकआउट है। ऑलमोस्ट सिमिलर चार्ट बन रहा है यहाँ पे, लेकिन वीकली चार्ट थोड़ा सा प्रॉमिसिंग जो इसलिए लग रहा है कि ये 4000 के ऊपर सस्टेन कर रहा है। मुझे लगता है ये 4000 के ऊपर इसका जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो रहेगा 4200 से 250। इट्स अ फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट और इसीलिए हमने स्टॉप लॉस रखा है करीब 3950 का। 4200 4250 ये इसका टारगेट होगा। ओके, चलिए शैफलर इंडिया यहाँ पर स्टॉक 4% ऊपर अच्छा मूव आया पिछले 10 मिनटों में। एक काम करते हैं, आप ज़रा कैश कॉल्स का टाइम आया तो एक बार ज़रा स्टिंग प्ले करिए।
चलिए टॉप कैश कॉल्स की बारी है। मानस जी हैं, गाबा सर हैं और अमित जी हैं। तो मानस जी आप शुरुआत करिए। तो देखिए, दीपक फर्टिलाइजर में खरीदारी करने की राय रहेगी अनुज जी। यहाँ पर करीब 10-12 दिनों से हम कंसोलिडेशन देख रहे थे, लेकिन इसका ट्रेंड हमेशा पॉजिटिव रहा है। हाई टॉप से हाई बॉटम्स का ट्रेंड था, लेकिन आज हमें एक फ्रेश ब्रेकआउट चार्ट पे देखने को मिला है। तो दीपक फर्टिलाइजर में करंट लेवल्स पे खरीदारी करनी चाहिए। 1634 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करेंगे और 1740 के टारगेट सेट करेंगे। 1740 का टारगेट और 1634 का आपको लगाना है स्टॉप लॉस। दीपक फर्टिलाइजर में खरीदारी की राय, डे हाई पे कर रहे कारोबार मानस जी की तरफ से। ये टॉप कैश कॉल। अमित जी आप बताइए आपका टॉप कैश कॉल क्या होगा? जी, टॉप कैश कॉल दीपक फर्टिलाइजर ही था, बट उसके अलावा जो मुझे पसंद आ रहा है दैट इज स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स। यहाँ पे अगर हम देखें तो एक स्विंग ब्रेकआउट हमें नजर आ रहा है। काफी पॉजिटिव स्ट्रक्चर है, रिलेटिव स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग है एंड आरएसआई इज वेल प्लेस्ड। स्नाइडर इलेक्ट्रिक्स लगभग 832 पे ट्रेड कर रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस हमारा रहेगा 800 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे यहाँ पे 910 रुपए के। ओके, इसमें सर्किट लगा हुआ है सर 5% का। आपका चेहरा ठीक वैसे ही लग रहा है जैसे दोस्त दोस्त ना रहा है ना, मानस जी ने जैसे ही कॉल दे दी उसके ऊपर। इस पे आप सर्किट लगा हुआ है, छोड़िए आगे बताइए। अगर नहीं है अभी तो कुछ मत दीजिए, कोई दिक्कत है। मैं प्रकाश सर के पास चलता हूँ, ठीक है ना। प्रकाश सर क्या कैरी कर रहे हैं आप, क्या 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 बाय करेंगे आप? गुड आफ्टरनून टू यू वीरू। मुझे स्टॉक जो पसंद है इस वक्त वो है जुबिलेंट फार्मा। आज फार्मा क्षेत्र में कुछ हरकत नजर है, 1201 के आसपास ट्रेड कर रहा है। मेरे ख्याल से स्टॉप लगाना चाहिए करीब 1188, ज्यादा नहीं। नियर टर्म टारगेट करीब 1230 के नजर आते हैं जुबिलेंट फार्मा। जुबिलेंट फार्मोवा 1205 पे ये कॉल है आपका। बताइए अमित जी, अब अगर कुछ ठीक लग रहा हो तो। हाँ जी, ठीक लग रहा है वीरेंद्र जी। मुझे मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज, इसका स्ट्रक्चर पॉजिटिव लग रहा है। यहाँ पे कंटिन्यूस हायर है, हायर लोस हैं और ओवरऑल स्ट्रक्चर वेल प्लेस्ड है इसका। इसे बाय कर सकते हैं। 870 का इसका प्राइस है। स्टॉप लॉस लगभग रहेगा 830 का और टारगेट्स हमारे रहेंगे 930 रुपीज के। चलिए, तो ये इस समय कुछ ट्रेड्स कैश मार्केट की कॉल्स। राजेश पालवे जी जुड़े हैं हमारे साथ। राजेश जी गुड आफ्टरनून। राजेश जी बताइए आपकी ट्रेड। तो अनुज जी, फार्मा स्पेस से डिवीज लैब यहाँ पे पसंद आ रहा है। स्टॉक में जिस तरीके के मूव आज बने हैं, ये स्टॉक एक अब अपनी ऑल टाइम हाई ट्रेजेक्टरी की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है। डिवीज लैब फ्यूचर्स के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 6880 की तरफ। डाउन साइड में स्टॉप लॉस रखना होगा करीब 6765 की तरफ। ओके, दिवीज लैब फ्यूचर्स आपका बाय है। तो फार्मा में थोड़ा सा आप हाइड करने की कोशिश करते हो। फार्मा में बहुत सारे कैंडिडेट्स अच्छा करते हैं, बट लीडरशिप आज लॉरस के हाथ में थी। सुबह सुबह सचिन जी का पहला ट्रेड था, ये अच्छा करता हुआ। अच्छा शिल्पा जी, एक बार फिर से आज पूरे डिफेंस में एक करंट दौड़ा, चाहे वो आप भारत डायनेमिक्स को देखिए, आप मजगांव रॉक को देखिए, मैं मिड सेशन में BEL को भी देख रहा था। अभी आप लोगों का हाउस व्यू क्या है इस कूलिंग ऑफ के बाद, 1-2 दिन के? अगर राइड करना हो, डिप्स को बाय करना हो, तो सबसे अप्रोप्रिएट इस सीरीज के कमेंसमेंट के वक्त डिफेंस में क्या लग रहा है आपको? हाँ जी, बिल्कुल वीरेंद्र जी। मस्का और डॉक में आज कॉल हमने जनरेट किया हुआ है और उसमें भी लॉन्ग रह सकते हैं। लेकिन यहाँ पे अगर मुझे लगता है ये पॉइंट पे कहीं पे आपको ध्यान देना चाहिए, तो BEL पे आप डेफिनेटली देख सकते हैं। BEL 420 के अराउंड है। ये उसका एक अच्छा सा अगेन एक छोटा सा ब्रेकआउट पॉइंट है, मेक और ब्रेक। अगर ये यहाँ से सस्टेन हो जाता है तो आपको तुरंत 445 तक भी आपको मूव करते हुए दिखेगा। तो BEL का 430 का कॉल ऑप्शन ये सीरीज के लिए आप इसमें ध्यान दे सकते हैं, जो रफली 9.40 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। आप इसमें पोजीशन बना के रह सकते हैं। यहाँ पे स्टॉप लॉस आप 4.5 रुपए का मेंटेन कीजिए। पहला टारगेट टूवर्ड्स 14 का रहेगा। इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 19 तक भी टारगेट है, क्योंकि BL का एक प्रोजेक्शन है कि 445 तक आप इस सीरीज में इसको मूव करते हुए देख सकते हैं। ओके, BEL ये पसंद आ रहा है शिल्पा जी को इस बास्केट में, और शानदार रैली फिर से आती हुई नजर आ रही है हमें डिफेंस पूरे पैक में। और एक पैक जो वीरेंद्र जी भी शो के शुरुआत में मेंशन कर रहे थे, केमिकल बास्केट में अच्छी खासी रैली आप देख लीजिए। आरती इंडस्ट्रीज, UPL, दीपक फर्टिलाइज़र, इनफैक्ट जो मानस जी ने पिक किया वहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी। दीपक फर्टिलाइज़र, यस, यहाँ पे भी अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिल रही है। 5.5% की तेज़ी के साथ ये भी कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। केमिकल और फर्टिलाइज़र बास्केट में बाइंग आज के सत्र में देखने को मिल रही है। अमित जी, स्पेस से कोई ऐसा स्टॉक चुनना हो जहाँ पर बेट लगाई जा सकती है और मुनाफा आता हुआ नजर आएगा,
तो वो कौन सा स्टॉक होगा? जी, आज के सत्र में यूपीएल का स्ट्रक्चर भी काफी पॉजिटिव लग रहा है। अगर हम देखें तो पिछले 8-9 दिनों का हाईस को ये क्रॉस कर रहा है। अच्छा खासा कंसोलिडेशन किया स्टॉक ने 630 से 650 के लेवल में। एक साइडवेज कंसोलिडेशन काफी लंबा चला और आज के सत्र में फाइनली कंसोलिडेशन से स्टॉक बाहर आ रहा है। तो यूपीएल बाई किया जा सकता है। 650 का स्टॉप लॉस रहेगा और टारगेट्स हमारे यहाँ 690 से 700 तक रहेंगे। ओके, यूपीएल यहाँ पर इस समय आपको लेना है बाय। एक आध स्टॉक्स देखते हैं जहाँ मूव अच्छे आ रहे हैं। इंडसइंड बैंक, ध्यान रखिएगा आज वो डेट है जिसमें उनको नाम सौंपने हैं आरबीआई को, और अब ऑलमोस्ट हर कोई अब इस चीज़ को रिपोर्ट कर रहा है कि राजीव आनंद जी का नाम टॉप पर है। अगर आरबीआई ने उसे अप्रूव कर दिया तो एक मैसिव पॉजिटिव होगा। अगर वाकई में राजीव जी भी मान गए हैं और दोनों वे, और अगर आरबीआई भी अप्रूव कर दे तो एक मैसिव पॉजिटिव हो सकता है यहाँ पर। ये स्टॉक अच्छा कर रहा है। एक बार आप चार्ट रखिए टाटा कम्युनिकेशंस का, एक डे हाई के करीब आया ये स्टॉक एकदम से पिछले कुछ मिनटों में यहाँ अच्छे मूव्स आए टाटा कम्युनिकेशन। राजेश सातपुते जी, एक बार टाटा कम्युनिकेशन का चार्ट देखिए, कोई ट्रेड यहाँ पर? मुझे सच में कहता हूँ ये बहुत बढ़िया पिक है, मेरा मिस हुआ था। इट्स अ ब्रेकआउट। ये जो ब्रेकआउट है, दो तीन चीजें मुझे यहाँ पे अच्छी लग रही है। 1680 इसका 200 डीएमआई है। एट द सेम टाइम अगर आप देखें तो 1690 के आसपास 100 डीएमआई, तो ये कन्फ्लुएंस ऑफ सपोर्ट के ऊपर है। एट द सेम टाइम ये जो फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देके ऑलरेडी बैठा है, तो यहाँ पे इतना तो क्लैरिटी है कि ये अच्छे से एक्यूमुलेट हो रहा है। तो इट्स अ बाय अबव 1680 और स्टॉप लॉस शुड बी 1650। मैं थोड़ा सा डीपी रख रहा हूँ लुकिंग एट द मार्केट। चार्ट देख के लगता है कि ये 1750 एक पहले जाएगा, उसके बाद 1800 प्लस। तो टाटा कम्युनिकेशन बाय लिस्ट में रखें। ओके, टाटा कम्युनिकेशन खरीदारी के राय यहाँ पर राजेश जी की तरफ से आते हुए 1750 पहले जाएगा, फिर वो ब्रीच करता है तो 1800 के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं टाटा कम्युनिकेशन में। अच्छा मूव और डे हाई के आसपास अभी आया। चलिए अब शो में आगे बढ़ते हैं और देखिए कल जून ऑटो बिक्री के आंकड़े आएंगे। ऑटो कंपनियों से किस तरह के सेल्स नंबर्स की उम्मीद है, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी दीपाली राणा मौजूद है। दीपाली, गुड आफ्टरनून, बताइए। ऑटो सेल्स जून महीने में थोड़ी सी लैगार्ड ही रहेंगी। कुछ सेलेक्ट कंपनीज हैं जो कि बेटर परफॉर्म करती हुए दिखाई देंगी। डिमांड को लेकर कंसर्न्स बने हुए हैं और इम्पॉर्टेंट ये है कि गोइंग फॉरवर्ड यानी इस कैलेंडर ईयर के अगर रिमेनिंग 6 मंथ्स की बात करें तो एक्सपेक्टेशंस ये हैं कि बहुत ही सेलेक्ट पॉकेट में रिकवरी एक्सपेक्टेड है, जैसे कि ट्रैक्टर्स हुए या फिर टू व्हीलर्स हुए। पीवी सेल्स के लिए आगे के टाइम भी चैलेंजिंग रहने वाला है। डिमांड सबड्यूड अक्रॉस ऑल सेगमेंट्स, रिकवरी एक्सपेक्टेड है सेकेंड हाफ में आने की। दूसरी बात, पीवी इन्वेंट्री लेवल्स लगातार बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई बड़े लॉन्चेस भी हमने पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट्स में अब तक आते हुए नहीं देखे, आगे के लिए लॉन्चेस पाइपलाइन में हैं। टू व्हीलर्स के लिए स्पेशली इंटरेस्टिंग टाइम्स आगे हो सकता है, स्पेशली अच्छे मॉनसून की वजह से एक्सपेक्टेशंस हैं कि वहाँ से डिमांड बढ़ेगी, वेडिंग सीजन का बेनिफिट मिलेगा, फेस्टिव सीजन का फ़ायदा टू व्हीलर सेल्स को आगे आते हुए दिखाई देगा, और साथ ही अच्छे मॉनसून की वजह से एक रिकवरी ट्रैक्टर सेल्स में भी आगे जाते हुए एक्सपेक्टेड है। पीवी सेल्स शायद चैलेंजिंग रहे आगे के लिए भी। अगर जून नंबर्स की स्पेसिफिकली बात करें तो मारुति की जो टोटल सेल्स हैं वाई बेसिस पे 8% घटकर आ सकती हैं। एक्सपोर्ट्स फ्लैट टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड पर रहेंगे जून मंथ में। इंपॉर्टेंट यह है कि अगर आप तमाम फिगर्स देखेंगे तो एक्सपोर्ट्स फिर भी थोड़ा सपोर्ट कर रहे हैं ओवरऑल सेल्स को। डोमेस्टिक सेल्स फिर भी उतनी एनकरेजिंग नहीं है। मारुति से आगे बढ़ते हुए अगर देखें टाटा मोटर्स, तो यहाँ पर हर सेगमेंट में थोड़ी डीग्रोथ ही देखने को मिलेगी, फिर चाहे वो कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट हो या पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट। टोटल सेल्स में 7% के आसपास का ड्रॉप एक्सपेक्टेड है वाई बेसिस पे। हिंडाई की बात करें तो यहाँ भी 11% के आसपास की डीग्रोथ रह सकती है जून महीने में वाई बेसिस पे। एक्सपोर्ट्स यहाँ भी फ्लैट रहने की पॉसिबिलिटी है। जो यूनिट्स रहेंगे वो 57,800 यूनिट्स रहेंगे हिंडाई की तरफ से जून महीने में। एमएनएम के नंबर्स देखेंगे तो एमएनएम के नंबर्स फिर भी कंपैरेटिवली बाकी कंपनियों के मुकाबले थोड़े से बेहतर दिखाई दे रहे हैं। जो टोटल ऑटो सेल्स है वहाँ पर 12.5% की ग्रोथ आ सकती है, और अगर ट्रैक्टर सेल्स देखेंगे तो यहाँ भी 6% के आसपास की ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। हीरो मोटो की टोटल सेल्स देखेंगे तो यहाँ भी 11% के आसपास की ग्रोथ आ सकती है जून मंथ में। 5,60,000 यूनिट्स कंपनी बेच सकती है जून महीने में वर्सेस 5.03 लाख यूनिट्स। बजाज ऑटो की सेल्स फ्लैट रह सकती है, लेकिन बजाज ऑटो के एक्सपोर्ट्स काफ़ी अच्छे एक्सपेक्टेड हैं जो कि सपोर्ट कर रहे हैं टोटल सेल्स को। सिमिलरली अगर आप टीवीएस मोटर्स की देखेंगे तो पूरे 4 व्हीलर पैक में जैसे एमएनएम बेटर परफॉर्म करते हुए दिखाई देगा, ऐसे पूरे ही 2 व्हीलर पैक में टीवीएस के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं। डोमेस्टिक सेल्स में 24% की ग्रोथ, एक्सपोर्ट्स में 46% की ग्रोथ रहेगी, तो टीवीएस के नंबर्स अच्छे एक्सपेक्टेड हैं।
सिमिलरली आगे अगर बढ़ें कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में स्पेशली तो अशोक लीलैंड की सेल्स फ्लैट रह सकती हैं, 1.7% के आसपास की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। आयशर मोटर्स में रॉयल एनफील्ड की सेल्स 17.5% ग्रो हो सकती हैं, वहीं वोल्वो आयशर कमर्शियल व्हीकल की सेल्स में 4.4% के आसपास की ग्रोथ आने की पॉसिबिलिटी है। तो कमर्शियल व्हीकल्स की सेल्स मोर और लेस फ्लैट या फिर पॉजिटिव साइड पर रहेगी, लेकिन पैसेंजर व्हीकल सेगमेंट एक कंसर्निंग सेगमेंट है फिलहाल, जहां पर डिमांड सबड्यूड है। जी शुक्रिया दीपाली तमाम जानकारी के लिए। एक बार महिंद्रा एंड महिंद्रा का चार्ट रखिए स्क्रीन पर। ये कैसा स्टॉक जो इसके पिछले ऑटो बिक्री आंकड़े की बात करें तो वहाँ पे भी बेहतरीन नंबर देखने को मिले थे और ट्रैक्टर सेगमेंट में स्पेशली कंपनी बेहतर परफॉर्म करते हुए नजर आई थी। शरद जी, महिंद्रा एंड महिंद्रा क्या करें इस गिरावट में लेके, आप कैसे लग रहा है ये स्टॉक आपको? देखिए मुझे लगता है ज्यादातर पॉजिटिव शायद फैक्टर इन है, बट नई जो इनकी लॉन्चेस हैं इनिशियल रिस्पांस तो काफी तगड़ा था, बट कुछ कैलिब्रेशन इश्यूज अभी भी हैं। जितनी सस्पेंशन एडवांस्ड प्रॉमिस की गई थी शायद कस्टमर लेवल पे उतनी इम्प्रूव सस्पेंशन उनको मिल नहीं रही है। तो मुझे लगता है थोड़ा सा वेट एंड वॉच करना चाहिए कि इन मॉडल्स को फाइनल रिस्पांस और कितना मिलता है ऑन रोड टेस्टिंग वगैरह के बाद, रियल कस्टमर एक्सपीरियंस जो होता है। इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ अगले साल कोई खास ग्रोथ तो हम उम्मीद नहीं कर रहे हैं, 20-22% इस साल, तो 140-45 के आसपास की अर्निंग, 25 के आसपास का मल्टीपल ऑप्टिमिस्टिक होने से मिल सकता है। तो मुझे लगता है हाँ, यहाँ से 3600 रुपए तक के टारगेट्स आपके ऑप्टिमिस्टिक साइड पे आ सकते हैं। तो कितना 10-15% जैसी अपसाइड यहाँ से, तो मुझे लगता है 3600 रुपए तक के टारगेट्स अगर आपको ठीक लगता है, मतलब आपके रिटर्न प्रोफाइलिंग के हिसाब से, तो आप इन लेवल्स पे ले सकते हैं। बट मैं चाहूंगा कि एक आधी क्वार्टर में देखूं कि ये जो नए प्रोडक्ट्स आए हैं उनका कस्टमर रिस्पॉन्स फाइनली कैसा आता है और कितना कैलिब्रेट करके वो इम्प्रूवमेंट कर पाते हैं। कुछ इम्प्रूवमेंट्स कंपनी ने किए हैं, बट ऑन द ग्राउंड जो सस्पेंशन एक बहुत बड़ी यूएसपी थी उसको लेके कुछ कुछ डिसअपॉइंटमेंट्स हैं। उसको कंपनी कैसे हैंडल करती है वो मॉनिटर करने के बाद मेरे हिसाब से फाइनल व्यू लेना चाहिए। और अगर आपको वैसे नहीं सोचना है तो मुझे लगता है 3600 रुपए के आसपास शायद फेयरली टू स्क्वायरली वैल्यूड हो जाता है, तो उन 3600 टारगेट्स के लिए आप खरीद रुपए सकते के हैं। करीब के टारगेट्स। मीनवाइल राजेश जी, वो टाटा कम्युनिकेशंस देखिए 1685 पे हमने डिस्कस किया, अभी 1695 तक गया। वो मैं कॉल्स देख रहा था उसकी, ये देखिए मूव, वो उसकी 1700 की कॉल 45 से 50 के करीब गई, तो 1702 अब क्रॉस करता हुआ यहाँ पर ये लग रहा है मूव अच्छा आ रहा है यहाँ पर राजेश जी। जी जी। अनुज अनुज जी, मैं ये भी देख रहा था कि क्या इसमें ऑप्शन वगैरह आप कुछ दे सकते हैं, तो अगर आपकी इजाजत है तो ऑप्शन शेयर करूं? हाँ बता दीजिए, अभी है हमारे पास टाइम। ओके, देखिए टाटा कम्युनिकेशन का 1700 का कॉल ऑप्शन देखिए 48-49 के आसपास मिल रहा है, इसे बाय करें। स्टॉप लॉस भी छोटा होगा 40 का, स्विंग ट्रेडिंग का टारगेट होगा 65 का पकड़े के चलिए, 65 का टारगेट। ओके 40 का स्टॉप, 65 का टारगेट। चलिए ऑप्शन की बात हो ही गई है तो अब 4 का चौका का सीक्वेंस बताते हैं आपको। शिल्पा जी आपके पास आ रहे हैं सस्ता ऑप्शन के लिए, फिर चलेंगे मानस जी के पास FNO सुपरस्टार के लिए, चार्ट का चमत्कार के लिए राजेश सातपुते जी, और मिड का फंडा के लिए शरद अवस्थी जी। शिल्पा जी बताइए आपका सस्ता ऑप्शन ट्रेड। जी बिल्कुल अनुज जी, सस्ता ऑप्शन रहेगा फार्मा से लॉरस लैब पे। लॉरस लैब में जस्ट अभी एक ब्रेकआउट आया है 720 पे, एक अच्छा खासा सपोर्ट है। यहाँ से मुझे लगता है 745 से 750 इसके नेक्स्ट टारगेट्स होने चाहिए। तो जुलाई सीरीज का 740 का कॉल ऑप्शन जो रफली 20 रुपए 80 पैसे में ट्रेड कर रहा है, आप इसमें पार्टिसिपेट कीजिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 16 का रखिए। पहला टारगेट रहेगा 25 का, इसके ऊपर सस्टेन होता है तो 28 से लेकर 31 इसके एक्सटेंडेड टारगेट्स। ओके, ये हो गया ट्रेड लॉरस का 740 की कॉल। मानस जायसवाल जी से पिक करते हैं आज का FNO सुपरस्टार। मानस क्या पिक कर रहे हैं आप? तो देखिए आईसीआईसीआई प्रू लाइफ यहाँ पर खरीदारी करने की राय रहेगी। यहाँ पर स्टॉक ने अभी कुछ दिन पहले स्टॉक ने अपने 200 मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया था, हायर टॉप्स हायर बॉटम बनना शुरू है। आज एक फ्रेश प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो आईसीआईसीआई प्रू लाइफ के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। 654 के स्टॉप लॉस से खरीदारी करने की राय रहेगी। 672 तक के टारगेट्स पॉसिबल है आईसीआईसीआई प्रू के फ्यूचर में। चाहे तो ऑप्शन ट्रेड ले ले 660 का कॉल ऑप्शन 22 रुपए पे ट्रेड हो रहा है। यहाँ पर आपको 18 रुपए का स्टॉप लॉस लगाना है और 30 रुपए के टारगेट सेट करें। ओके, FNO सुपरस्टार के लिए मानस जी ने किया आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ, ये खरीदारी कराई यहाँ पर। राजेश सातपुते जी आप बताइए आपका क्या होगा चार्ट का चमत्कार? श्रेया जी देखिए यूपीएल पे बाय रहेगा, बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट मिले। अगर आप डेली चार्ट देखो तो आपको दिखता है कि एक फॉलिंग चैनल था और जिसका रेजिस्टेंस था करीबन 650 का, इस 650 के ऊपर है 660 पे ट्रेड हो रहा है।
तो 650 के हिसाब से 645 का स्टॉप लॉस होगा। स्विंग ट्रेडिंग का इसका टारगेट होगा 680 से लेके 690। तो यूपीएल इज अ फ्रेश बाय। यूपीएल इज अ फ्रेश बाय। शरद जी बताइए आपका मिड कैप फंडा। जी हमारा मिड कैप फंडा होगा बजाज इलेक्ट्रिकल्स, लगभग 8,000 करोड़ के आसपास के मार्केट कैप की कंपनी है। एफएफएजी में एक स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस रखती है कंपनी। ईपीसी, अप्लायंस, फैंस, लाइटिंग, थोड़े एक्सपोर्ट्स भी हैं। इस साल कंपनी ने अपनी कैपेक्स को, जो नॉर्मल उनकी गाइडेंस 100 करोड़ के आसपास रहती है, उससे बढ़ा के 400-500 करोड़ तक का अप्रूवल उनके बोर्ड ने लिया है। तो मुझे लगता है वो भी लॉन्ग टर्म में एक ऐसा ट्रिगर प्ले आउट करेगा। अभी भी कैपेसिटी यूटिलाइजेशन कंपैरेटिवली लो है अक्रॉस फैंस और अप्लायंसेस। हमें लगता है टायर 2 टायर 3 सिटीज में डिमांड काफी स्ट्रॉन्ग रहेगी। स्ट्रॉन्ग ब्रांड प्रेजेंस भी है इनकी। तो मुझे लगता है प्रीमियमाइजेशन एक पर्टिकुलरली प्ले करना चाहिए आईओटी के साथ साथ। तो जैसे जैसे टेक एनेबल्ड डिवाइसेस की तरफ शिफ्ट होता है, प्लस एनर्जी सेविंग की तरफ शिफ्ट होता है, मुझे लगता है फैंस, लाइटिंग, इन सब में और अपग्रेडेशन की गुंजाइश है। प्लस जो ईपीसी बिजनेस है वहां पे भी ट्रैक्शन काफी स्ट्रॉन्ग रहना चाहिए। कुछ मार्जिन इंप्रूवमेंट के लिए कंपनी कॉस्ट सेविंग प्रोजेक्ट्स वगैरह चालू कर रही है, जिसका फायदा भी आने वाले समय में दिखना चाहिए। तो हमारा मानना है कि टॉप लाइन में 12 से 13% ग्रोथ होना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए अगले 2 साल में। और अर्निंग्स के लिए आज से FY26 में 18-19 के आसपास और FY27 में 25 रुपए के आसपास की अर्निंग्स कंपनी डिक्लेयर करेगी। 40 का मल्टीपल मिलना बहुत मुश्किल नहीं होना चाहिए। तो 950 से 1,000 रुपए के लक्ष्य के लिए बजाज इलेक्ट्रिकल्स। ओके, बजाज इलेक्ट्रिकल्स आपका बाय कॉल है। यहाँ पे 4 ट्रेड्स पिक किया हमने। सस्ता ऑप्शन है, हमने शुरुआत की थी लॉरस से, जो आज कॉल थी शिल्पा जी की। लॉरस की कॉल 740 की स्ट्राइक पिक करनी है आपको फॉर ए पॉसिबल टारगेट 25, 20, 31। 740 की स्ट्राइक है ये। उसके बाद गए हम दूसरे ट्रेड यानी मानस के आज के सुपरस्टार पे। उन्होंने पिक किया इससे फ्यूचर्स और राजेश सतपुते जी ने चार्ट का चमत्कार पिक किया और उनका ट्रेड रहा आज यूपीएल केमिकल बास्केट में। और शरद अवस्थी जी ने अभी अभी बजाज इलेक्ट्रिकल्स को पिक किया। अच्छा मूव यहाँ पे भी आ रहा है और यूपीएल इज़ राइट नाउ एट डे हाई और पूना वाला फिनकॉप डे हाई पर आके ट्रेड करता हुआ। और कौन सी चीज़ है जो डे हाई पे आके ट्रेड कर रही हैं, उसमें एक मेरे ख्याल से ज़ायरस और था जो फार्मा स्पेस में आके अच्छा करता हुआ। जरा प्लीज़ ज़ायरस का चार्ट लेके आएंगे, मतलब विद स्ट्रॉन्ग वाई पैटर्न। ज़ायरस, यस अमित जी, ज़ायरस ये कैसा लग रहा है आपको? लॉरस देन दिवीज के स्ट्रॉन्ग प्राइस परफॉर्मेंस के बाद ज़ायरस। जी वीरेंद्र जी, जायडस का भी स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। स्टॉक में एक राउंडिंग बेस बनाया था जिसका ब्रेकआउट लगभग 940 के आसपास था। एक अपमूव मिला और उसके बाद हमने देखा कि पुल बैक के बाद वापस स्टॉक इज डूइंग वेल। तो यहाँ पे एक हायर लो स्ट्रक्चर बेस ब्रेकआउट के पास इन प्लेस है। तो मुझे लगता है ये हायर ट्रेजेक्टरी की तरफ जा रहा है। इसे अभी भी बाय कर सकते हैं। 986 का प्राइस है। लगभग स्टॉप लॉस रखेंगे 965 का और यहाँ पे 1020 से लेके 1030 तक के टारगेट्स जायडस लाइफ में पॉसिबल है। ओके, तो जाइडस लाइफ पर ये व्यू आता हुआ फिलहाल खरीदारी की राय इनकी तरफ से आती हुई अमित जी की तरफ से। क्योंकि अब फार्मा सेक्टर हम डिस्कस कर रहे थे, एक और स्टॉक की बात कर लेते हैं। देखिए एलेंबिक फार्मा में आज अच्छी खासी तेजी हमें देखने को मिल रही है। यूएस एफडीए से एक प्रोडक्ट को मंजूरी से शेयर में ये बूस्ट देखने को मिला है। क्या है वजह, ये बताने के लिए जुड़ी हुई है कंचन नौटियाल। बताइए कंचन, क्या है खबर? जी डेफिनेटली, जैसे कि आपने भी मेंशन किया कि आज के सत्र में भी हमें एलेंबिक फार्मास्यूटिकल के अंदर एक अच्छी खासी रैली देखने को मिली। इसके अगर सबसे पहले रिपोर्ट कार्ड की तरफ नजर डाली जाए तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि पिछले एक महीने में किस तरीके की रिटर्न इस कंपनी ने जनरेट करके दिए हैं। एक महीने की बात करी जाए तो 11% का इजाफा यहाँ पे देखने को मिला है। पिछले 5 दिन में ये 17% तक उछाल के साथ नजर आया है और आज की ही बात करी जाए तो 11 से 12% की रैली हमें इंट्राडे में आज भी इसमें देखने को मिली थी। देखिए इसके अंदर जो खबर है उस लिहाज से भी इसमें एक हमें इजाफा देखने को मिला है। उसके बाद जो मैनेजमेंट की तरफ से कमेंट्री आई है उसके लिहाज से भी यहाँ पे जो तेजी है वो बरकरार देखने को मिली है। आज के इस सत्र में हमने देखा कि यूएस एफडीए ने एलेंबिक फार्मा को जो डॉक्सोरिबोसिन हाइड्रोक्लोराइड है उसके इंजेक्शन को मंजूरी दे दी है। बेसिकली जो दवाई है उसका जो इस्तेमाल है वो कैंसर के जो ट्रीटमेंट है उसमें होता है। और अगर हम बात करें अमेरिका में तो इस दवा का जो मार्केट साइज है एज ऑफ मार्च 2025 तो वो है अप्रॉक्सीमेटली $29 मिलियन का। इसके अलावा पिछले हफ्ते हमने देखा था कि यूएस एफडीए ने जो
एलेम्बिक फार्मा का गुजरात का प्लांट है, वहाँ पे भी इंस्पेक्शन रिपोर्ट दी थी और वहाँ पे भी पॉजिटिव आउटकम्स निकल के आए थे। अगर हम कॉन्फ्रेंस की बात करें तो मैनेजमेंट की तरफ से काफ़ी सारी हाईलाइट्स निकल के आई है। उनका कहना है कि यूएस मार्केट में हमें हो सकता है कि नियर टर्म में एक प्रेशर देखने को मिले, लेकिन फिस्कल ईयर 26 की बात करी जाए तो 15% का इजाफा यहाँ पे हमें देखने को मिल सकता है। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की बात करी जाए तो वहाँ पे भी जो बिजनेस है 12 से 15% तक ग्रो हो सकता है, और एपीआई की बात करी जाए तो 10% तक के इजाफे की उम्मीदें वहाँ पे भी जताई जा रही है। इंडियन बिजनेस में भी डबल डिजिट ग्रोथ की संभावनाएं जताई जा रही है, और इस टाइम पे जो कंपनी है वो एंटी इन्फेक्टिव्स में थोड़ी सी गिरावट है, लेकिन वहाँ पे भी एक हमें वापस से रिवाइवल आता हुआ दिखाई दे सकता है। यही नहीं बल्कि अगर मार्जिन फ्रंट पे बात करी जाए तो कंपनी ये मान रही है कि 1% तक की बढ़ोतरी यहाँ पे भी देखने को मिल सकती है बिकॉज ऑफ कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन, और कंपनी जो इस टाइम है आरएनडी पे थोड़ा सा ऑप्टिमाइज्ड कॉस्ट जो है वो इस टाइम पे ध्यान दे रही है। इसके अलावा काफ़ी सारी दवाई है जो आने वाले टाइम पे हमें कंपनी की तरफ से लॉन्च होती हुई नज़र पड़ेगी। शुक्रिया कंचन। तो ये इस समय कुछ फार्मा स्टॉक्स पर नज़र। मीनवाइल एक बार आप लेकर आइए इंटरग्लोब एविएशन का शेयर प्राइस, और इसका एक महीने का चार्ट रखिएगा ज़रा। 6000 हम क्रॉस करने वाले हैं। इसकी करियर में पहली बार, ट्रेडिंग हिस्ट्री में पहली बार 6000 की तरफ बढ़ते हुए, और क्या शानदार मौका दिया है इसने। ये तो एक मौका हुआ, एक बार 6 महीने का चार्ट रखिए। ऐसा ही एक मौका मिला था पिछले क्वार्टर के जब नंबर्स के बाद स्टॉक गिरा था, 3800 तक करेक्ट हुआ था। जी हाँ, मुझे याद अच्छे से 3800 तक करेक्ट हुआ था, जहाँ हमारी बात हुई थी कि बहुत शानदार अपॉर्चुनिटी मिल गई है आपको, और वहाँ से देखिए आप किस तरीके के मूव्स इस समय इंटरग्लोब एविएशन में 6000 क्रॉस करने की तैयारी। शिल्पा जी, इस स्विंग में कहाँ तक जा सकता है इंटरग्लोब? जी बिल्कुल, यहाँ पे 6000 के ऊपर सस्टेन होते ही आपको फिर ये एक्सटेंडेड 6200 का आपको नेक्स्ट टारगेट मिलेगा। ये एक ऐसा स्टॉक बन गया है जहाँ पे आपको अगर कोई 5% का आई मीन सॉरी 2-3% का आपको एक डिप भी मिलता है 200 पॉइंट्स का, तो भी आपको वहाँ पे बाय कर लेना चाहिए, बिकॉज यहाँ पे फिर 1-2 दिन का वो हॉल्ट ही होता है, जैसा आपने एक्सप्लेन किया, हॉल्ट, पॉज, रेस्ट, कुछ भी आप बोलिए, देन इट अगेन मूव्स एक वेरी स्ट्रॉन्ग रैली के लिए। तो अभी इसके जो एक्सटेंडेड टारगेट्स ऑन इमीडिएट बेसिस 6200 है, बट देन अगेन जैसे बोलते हैं स्काई इज द लिमिट, इट्स ऑलवेज फॉर इंडिगो। बिल्कुल बेहद शानदार चार्ट, स्थितियाँ इनके फेवर में, अच्छा मूव दिया यहाँ पर, और डे हाई पर। अब एक काम करते हैं, कुछ स्टॉक्स जो सिंक हो रहे हैं या फिर कुछ स्टॉक जो स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं, सिंक होने वाले स्टॉक्स लेके आता हूँ। बैंकिंग में डिसअपॉइंटमेंट था, प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, और एक्सिस बैंक जो कि मेरे ख्याल से लास्ट वीक सबसे स्ट्रॉन्ग कैंडिडेट्स में से शामिल था, एक बहुत ही खूबसूरत ब्रेकआउट की पॉसिबिलिटीज़ बन रही थी 1240 पे, वो सिंक हुआ और सडनली हेडिंग टुवर्ड्स, या फिर कह रहे हैं आप कह सकते हैं कि जाना एकदम से 50 डेमा की तरफ थोड़ा खल रहा है। ये आपकी रीडिंग क्या कहती है इस पर राजेश सतपुते जी? क्योंकि मैं राजेश पालवी जी से तो पूछ नहीं सकता, बट 50 डेमा की तरफ बढ़ता हुआ 1200 साइकोलॉजिकल 1200 इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, जो लोग इसमें लॉन्ग कमिटेड थे उनको क्या करना चाहिए, और रिवर्सल के चांसेस कहाँ से, किस पॉइंट से हैं इसमें? तो वीरेंद्र जी देखिए, एक्सिस का अगर आप चार्ट देखें तो लगता है ये कंसोलिडेट हो रहा है वो 50 डे में। एट द सेम टाइम सामने सामने अगर आप देखें तो 1250 1260 के आसपास यहाँ पे सप्लायर है। मोटा मोटी मुझे लगता है कि ये जो डिप्स मिल रहे हैं एक्सिस बैंक में या इवन आईसीआईसीआई, ये चार्ट स्ट्रांग है, यहाँ पे डिप बाय ऑन डिप वाली स्ट्रेटेजी रखनी चाहिए। और आपने बिल्कुल सही कहा, ये 50 टीएमआ जो है करीबन 1280 के आसपास है, तो करंट लेवल से देखिए स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से और एक 20-25 रुपए यहाँ से टूट सकता है। आई थिंक दैट शुड बी ट्रीटेड एज ए बाइंग अपॉर्चुनिटी। सिर्फ कैंडलस्टिक पे मत जाइए क्योंकि वॉल्यूम ड्राई है। तो मुझे लगता है अगर ये डिप मिलेगा 1280 के आसपास, देन सॉरी 1180 के आसपास, देन दैट विल बी बाइंग अपॉर्चुनिटी। सामने फिर से वही टारगेट होगा 1240 से लेके 1260। सो इट्स अ बाय एंड डिप फॉर मी। बाय ऑन डिप, जब तक स्क्रीन पे ये 1180 की ट्रैजेक्टरी कायम है कोई दिक्कत की बात नहीं है। खैर अभी काम करते हैं, ब्रेक लेते हैं, इंडस्ट्रीज को एक बार देखते हैं निफ्टी क्या कर रहा है, और उसके बाद निफ्टी इट्स 25,510। आई मीन क्लोजिंग बेसिस पे शायद एक एफर्ट करे टू डिफेंड 25,500। खैर एक ब्रेक का वक्त है, और ब्रेक के बाद बिग मार्केट वॉइसेस के करीब आज हमारे साथ देवेंद्र चौकसी होंगे, उनसे बातचीत छोटे से ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। वेलकम बैक। चलिए अब हमारे साथ बिग मार्केट वॉइसेस में आज मार्केट पर बात करने के लिए
एक मार्केट वेटरन DR चोकसी फिनसर्व के मैनेजिंग डायरेक्टर देवेंद्र चोकसी जुड़े हैं। देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून। बहुत शानदार बैकग्राउंड, काफ़ी शानदार है वैसे देवेंद्र जी। वो ये अंधेरी वाला ऑफिस ही है आपका? यहाँ अंधेरी वाला ऑफिस ही है, परफेक्ट। यहाँ पे पीछे अच्छा सा ग्रीनरी भी बना हुआ है। हाँ, अंधेरी वाला ऑफिस। जो वैसे वीरू, एक चीज़ बताऊँ आपको, देवेंद्र जी का जो ऑफिस जहाँ पर है ना, वो एक समय पे जब हम मुंबई आए थे तो वो हमारा गो टू स्पॉट हुआ करता था। वहाँ पर सब कुछ था, बेस्ट मॉल्स, बेस्ट पब्स, बेस्ट रेस्टोरेंट्स, सब कुछ उसी रीजन में था। और सेलिब्रिटीज़ भी काफ़ी मिल जाते थे वहाँ पर। काफ़ी शानदार जगह है वैसे वो। देवेंद्र जी, मार्केट भी काफ़ी शानदार रहा है और काफ़ी ग्रीनरी रही है, बिल्कुल जैसा आपके बैकग्राउंड में है। कब तक चलेगा ये? या गुड आफ्टरनून अनुज। आई थिंक ये तो प्रोग्राम लंबा चलेगा। आई थिंक मार्केट अच्छी अपॉर्चुनिटी दे रहा है। मानता हूँ कि शॉर्ट टर्म के अंदर शायद थोड़े वैल्यूएशंस रीच हो गए और वहाँ पे मार्केट काफी हद तक एक्सपेंसिव भी है कोई कोई जगह पे। बट एट द सेम टाइम जब भी मार्केट में कोई भी करेक्शन आता है या फॉल आता है स्टॉक प्राइस के अंदर, तभी अपॉर्चुनिटी अच्छी मिलती है। ब्रॉडर मार्केट अकॉर्डिंग टू मी इज फेयरली वैल्यूड. Individual stocks within the market segment, they keep on changing, they keep on rotating from one to another, and वहाँ पे हमें अपॉर्चुनिटी मिलती है। जैसे आई थिंक एक अच्छा दायरा हम देख रहे हैं पॉसिबल मेटल और केमिकल कमोडिटीज के अंदर। दोनों का एक रीजन फंडामेंटल ये है कि एक तरफ आपके दाम, एनर्जी के दाम कम होना, क्रूड ऑयल के दाम कम होना और क्रूड ऑयल के डेरिवेटिव के दाम कम होना। तो डेफिनेटली आई थिंक दिस इज गुड फॉर द केमिकल सेक्टर एज अ होल। एनर्जी के काम कम होने के कारण आई थिंक द इनपुट कॉस्ट ऑफ ऑल द मेटल कमोडिटी कंपनीज दे रिमेन अंडर कंट्रोल। दूसरी तरफ इकोनॉमी के अंदर जो हिसाब से 11-11 करोड़ का जो कैपेक्स प्रोग्राम जो चल रहा है, जो हर सालाना लगभग 10% बढ़ रहा है गवर्नमेंट के बजट के माध्यम से, हम समझते हैं कि कमोडिटी की जो डिमांड है और डिमांड यहाँ से काफी हद तक आगे बढ़ सकती है। और मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ दैट आई थिंक सम ऑफ द कमोडिटी स्टॉक्स आर लाइकली टू कैच अप बिग टाइम। मे बी जो ग्लोबली जो डिस्ट्रक्शन हुआ है उसके बाद में जो कंस्ट्रक्शन होने की संभावना है, उसके अंदर हम एक नजरिया देखें तो शायद मुझे ऐसा लग रहा है कि ग्लोबली कमोडिटी के दाम अगले 3-6 महीने के अंदर फर्म अप हो जाएंगे। तो गिवन दैट सिचुएशन, मैं ऐसा समझता हूँ कि देयर विल बी एन अपॉर्चुनिटी टू बाय इनटू कमोडिटी स्पेस, मेटल एंड केमिकल बोथ इंक्लूडेड इन दिस सिचुएशन। सीमेंट बीइंग लिटिल बिट डोमेस्टिक, बट यहाँ पे भी डिमांड सिचुएशन इंप्रूव हो रही है और एट द सेम टाइम बेटर प्राइसिंग रियलाइजेशन हो रहा है। So certainly we remain relatively more confident about the possibilities on commodity side as of now. तो आपने शुरू में ही अपनी इंटेंशन क्लियर कर दी देवेंद्र जी। आज कमोडिटीज़ पे बहुत बुलिश हैं आप इस वक्त, और कमोडिटीज़ के बाद आते हैं हम एक दो और बास्केट पे जो कि सडनली काफ़ी स्ट्रॉन्ग भी हैं और मूव भी जनरेट कर रही हैं, एंड थैंक्स टू आई थिंक रिट्रेसमेंट इन क्रूड। OMCs को देखिए फिर एक तेज़ी पकड़ती हुई, आप इंडिको को देखिए एट ऑल टाइम हाई, पिडिलाइट एंड एशियन पेंट्स आर टेकिंग एडवांटेज ऑफ आउट ऑफ दैट। जिस दौर से क्रूड बाहर निकल के आया, जब चरम पे था आई थिंक इजराइल और ईरान वॉर, इवन आफ्टर US अटैक, आई मीन उसके बाद भी क्रूड का 80-78 की ट्रेजेक्ट्री को पार ना करना, ये कहीं ना कहीं एक मीडियम टर्म में क्रूड की ट्रेजेक्ट्री 65, 68, 70 रहेगी, इस बात को डिफाइन करता है। क्या आप इसका भी एडवांटेज लेने के बारे में सोच रहे हैं, वो कंपनियां जो क्रूड डेरिवेटिव इस्तेमाल करती हैं या फिर क्रूड को अल्टीमेटली? सो एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव ऐसा है वीरेंद्र कि जो क्रूड के जो दाम है वो शायद कम रहेंगे ग्लोबल एनवायरनमेंट के अंदर अगले 5 साल 10 साल के अंदर। 2-3 चीज के ऊपर ध्यान देना चाहूंगा। एक तरफ जो रिन्यूएबल सेगमेंट ऑफ एनर्जी है उसका कंट्रीब्यूशन बढ़ते जा रहा है। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे माध्यम से आई थिंक ज्यादातर पॉसिबिलिटी दाम कम होने की है। सोलर के माध्यम से दाम कम होने की है, बायोगैस के माध्यम से दाम कम होने की संभावना है और विंड के माध्यम से दाम कम होने की संभावना है। तो हम ऐसा समझते हैं कि करीबन 25% ऑफ द टोटल एनर्जी बास्केट would be constituting of renewable segment in next 4-5 years from now. अगर ये पॉसिबिलिटी को हम ध्यान में देते हैं तो सालाना दाम जो क्रूड के हैं वो नॉट ओनली विल रिमेन स्टेडी बट एट द सेम टाइम बी अंडर प्रेशर, स्लाइटली अंडर कंट्रोल आल्सो एट द सेम टाइम। जैसे महाराष्ट्र गवर्नमेंट का एक एग्जांपल लेके चले, महाराष्ट्र गवर्नमेंट हैज गिवन अ टारगेट कि अगले 5 साल के अंदर दे बी ब्रिंगिंग डाउन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बाय 26%।
यानी हर साल आई थिंक 70% ऑफ कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल कम डाउन, मे बी ईयर 1 इट विल बी अबाउट 10%. मेरा ऐसा मानना है कि गिवन दैट सिचुएशन crude oil prices will remain under control. Because crude oil prices are under control, the derivative of crude oil prices I think would certainly remain under control, and at the same time the usage is increasing. So जो delta factor है वो delta factor would go in favor of the companies which are using the crude oil and crude oil derivatives and producing the finished product. So that is a simple theory which we work with, and we believe कि डायरेक्शनल कॉल है जिसके अंदर अपॉर्चुनिटी आपको समय से दिखती जाएगी, ऐसा हमारा मानना है. ओके देवेंद्र जी, गुड आफ्टरनून. श्रेया बात कर रही हूँ. क्योंकि ऑयल एंड गैस अभी हम डिस्कस कर रहे थे, लेकिन सर अगर मैं निफ्टी एनर्जी एज ए स्पेस बात करूँ और ऑयल एंड गैस आप एक्सक्लूड कर दें, तो ये स्पेस आपको कैसा लग रहा है? कोई एनर्जी स्पेस में कोई स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप हो पाए जहाँ पे बेट लग सकती है, क्या रुझान यहाँ पे रहेगा आपका? So I'm not completely sure कि रिफाइनिंग बिजनेस की तरफ मेरा ध्यान ज्यादा पॉजिटिव बने. मानता हूँ कि डिमांड कंटिन्यूड रहेगी, मानता हूँ कि डेल्टा फैक्टर पॉजिटिव रहेगा, बट गिवन द काइंड ऑफ गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स जो टाइम टू टाइम आई थिंक दे कीप ऑन आई थिंक टेकिंग आउट द मनी फ्रॉम दिस सेक्टर, मैं शायद थोड़ा उसके ऊपर ज्यादा कंफर्टेबल नहीं हूँ बिकॉज दे कीप ऑन चेंजिंग द पॉलिसी रिजिम. मैंने जैसे बताया वो हिसाब से ज्यादातर फोकस रहेगा जो कंपनियां रिन्यूएबल एनर्जी प्रोड्यूस करती है उसके ऊपर, जो कंपनियां एंसिलरीज है टू द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, जो कंपनियां फाइनेंस प्रोवाइड करती है रिन्यूएबल सेगमेंट को उसके ऊपर भी फोकस रहेगा, एंड एट द सेम टाइम जो कमोडिटी जो बनाते हैं इनके लिए क्रूड ऑयल का दाम सस्ता होना बहुत जरूरी है, जिसके हमने चर्चा की, उसके ऊपर हमारा फोकस रहेगा. तो वी आर गोइंग टू बी little bit choosy and selective about our approach in buying this particular opportunity. देवेंद्र जी, इंडसइंड बैंक में आपका क्या व्यू है? क्योंकि एक तरफ सबसे चीपेस्ट प्राइवेट बैंक लोअर लेवल से करीब 250 रुपये की रैली आ चुकी है यहाँ पर, लेकिन प्रॉब्लम्स अभी भी परसिस्ट कर रही हैं. आज उनको नाम देने हैं आरबीआई को, क्या व्यू होगा यहाँ पर आपका? अनुज, आई थिंक वेरी कैंडिडली इफ आई हैव टू असेस दिस सिचुएशन, मैं ऐसा मानता हूँ कि जो बैलेंस शीट के अंदर डेंट आया है वो रिपेयर करने के लिए काफी लंबा टाइम जाएगा. और मैं ऐसा समझता हूँ कि एनी न्यू पर्सन कमिंग एंड टेकिंग अप द ओनरशिप will have a significantly large amount of pain to undergo as far as clean up and then reviving the operations are concerned. बिजनेस मॉडल चेंज करना इतना सिंपल नहीं रहेगा. उनका ज्यादातर फोकस जो सेगमेंट के अंदर है उससे उनको सेगमेंट बढ़ाने पड़ेंगे, उसके अंदर फोकस लाने के लिए शायद उनको समय ज्यादा लगेगा, ऐसा मेरा मानना है. गिवन दैट काइंड ऑफ एन असेसमेंट एंड गिवन द फैक्ट दैट आई थिंक मार्केट के अंदर जो दाम है उसके अंदर वैल्यूएशन के अंदर सब डिस्काउंट हो चुका है, मैं ऐसा समझता हूँ कि ज्यादातर डाउनसाइड नहीं है. But for a larger upside to come, we will require a very good clarity about the business model of the company. जो मैं समझता हूँ कि अगले 2-3 महीने के अंदर नई मैनेजमेंट आती है उसके साथ में इमर्ज हो सकती है, तो वो समय तक मेरे ख्याल से थोड़ा ध्यान देना चाहिए. शायद कोई करेक्टिव डाउन फेज आता है मार्केट के अंदर तो उसके अंदर बाय करने की अपॉर्चुनिटी अच्छी रहेगी ऑन अ कॉन्ट्रा बाय बेसिस. अच्छा देवेंद्र जी, एक दो बास्केट और जो कि स्ट्रॉन्ग हैं और शायद एक तरफ झुकाव ज़्यादा हो गया. मैं फार्मा और हेल्थ केयर की बात करूं तो फार्मा में इस वक्त आज तो खैर लॉरस एक स्ट्रॉन्ग मूव रहा है, लेकिन हेल्थ केयर हॉस्पिटल स्टॉक्स इनमें ज़्यादा पैसा बना है और मूव सस्टेन कर रहे हैं हायर लेवल्स पे. लुक एट फोर्टिस एट ऑल टाइम हाई, पोल एट ऑल टाइम हाई. आपका झुकाव किस तरफ है इस वक्त? Building the hospital infrastructure and creating, I think, a significantly large amount of facilities. Definitely, I think it demands good amount of time, energy, efforts, and money. So, जो global investor है, उनका ध्यान ये तरफ स्वाभाविक है कि they are putting in more money, creating the infrastructure faster. In turn, take the advantage of cash flow that is getting generated into the hospital business and taking it to the next level. So, उनका जो एक investment का approach है उसके अंदर, I think they have been following this particular thesis. काफी हद तक हॉस्पिटल सेक्टर मेरे ख्याल से प्राइस्ड है ये सब चीज की पॉसिबिलिटीज के अंदर. कैपेक्स पोर्ट के अंदर ये प्रोग्राम उनका चालू रहेगा. विद इन दी फार्मा बेल्ट आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि एपीआई एंड कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग ये दो क्षेत्र के ऊपर ज्यादा अपॉर्चुनिटी और ध्यान देना चाहिए. मे बी वहाँ पे आई थिंक प्रोडक्ट टू प्रोडक्ट लॉन्च और आई थिंक द डिफरेंट कॉन्ट्रैक्ट्स दैट दे गेट इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग आउटसोर्सिंग, मैं ऐसा समझता हूँ कि दैट विल बी एन अपॉर्चुनिटी. Those companies which are in specialty generics and complex generics, as we call them as,
I think they would be relatively better off in every given situation क्योंकि उनके मार्जिन काफी हद तक वैल्यू एडेड प्रोडक्ट में से बेटर आ रहे हैं. So some of the companies like Sun, Cipla, or Dr. Reddy kind of companies, they remain formidable kind of or compelling opportunities, as I would call it, as I think in a given situation, क्योंकि उनके पास कॉम्प्लेक्स या स्पेशलिटी प्रोडक्ट्स की पोर्टफोलियो अच्छी तरह से बन रही है एंड दे आर गेटिंग द बेनिफिट आउट ऑफ. ओके. देवेंद्र जी, हालांकि आपने बहुत सारे सेक्टर्स बताए जहाँ पे उम्मीद ज़्यादा है, बेट लगाई जा सकती है, लेकिन कोई ऐसा सेक्टर जो अभी रेड फ्लैग है और निवेशकों को दूरी बना लेनी चाहिए? आई थिंक सेक्टर की जगह पे आई थिंक इंडिविजुअल कंपनी के ऊपर ज्यादा देना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि वैल्यूएशंस इंडिविजुअल कंपनी के अंदर पिक आउट होते दिख रहे हैं. अगर आप बहुत रीच वैल्यूएशन के अंदर वो कंपनी के अंदर बाय करते हो तो लंबा वेटिंग आ जाएगा, ऐसा मेरा मानना है. भले बिजनेस फंडामेंटल्स अच्छे हैं बट फिर भी वैल्यूएशन को ध्यान देना पड़ेगा. सो कंपनी टू कंपनी अप्रोच विल बी फार बेटर. Maybe in some of the companies you are going to see the event based upsides into the stocks, तो वो भी इसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा. बट जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए जैसे हमने पहले भी बात की, उसके अंदर हमें शायद बैंकिंग एंड फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर ज्यादा विश्वास है. जो मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है जिसके अंदर इंजीनियरिंग एंड R&D का भी समावेश है, IT कंपनीज का, उसके ऊपर भी मुझे ज्यादा विश्वास है. और some of the power related companies in the ecosystem, the power distribution system, power transmissions, उनके साथ में जो कैपिटल गुड्स सेगमेंट के अंदर कंपनियां जुड़ी है, उनके लिए भी थोड़ा हमें ज्यादा प्रेफरेंस है पोर्टफोलियो के अंदर इन्वेस्ट करने का. देवेंद्र जी, ये इंटरग्लोब एविएशन पर आपका क्या व्यू होगा? अब 6000 के करीब प्राइस, अब क्लियरली अगले इंडेक्स रिवीजन में मोस्ट लाइकली ये निफ्टी का हिस्सा बनेगा. मैच्योर है प्राइस और वैल्यूएशन के हिसाब से. अगर निफ्टी का हिस्सा बनता है तो डेफिनेटली आई थिंक द वैल्यूएशन विल गेट प्रोबेबली एडजस्टेड फर्दर, ऐसा मेरा मानना है. मे बी आई थिंक द करंट थियरी व्हिच वर्क्स इन फेवर ऑफ इंडिगो largely is the aviation fuel prices. Because of the lower crude oil prices, I think the aviation fuel prices are remaining lower. And at the same time, high passenger load factor के हिसाब से ये कंपनी अपने high seat factors, I think जो हम बोलते हैं उसके हिसाब से कंपनी आगे बढ़ती है, तो शायद उनको बिजनेस की अपॉर्चुनिटी के अंदर अच्छे डेल्टा मिलने चाहिए. एक तरफ लो रॉ मटेरियल कॉस्ट यानी फ्यूल कॉस्ट एंड ऑन द अदर साइड आई थिंक हायर अमाउंट ऑफ ऑक्यूपेंसी. ये दोनों का एडवांटेज एक अच्छा समन्वय है. मे बी आई थिंक इससे पॉसिबिलिटी दैट आई थिंक ये कंपनी कंपाउंडेड बेसिस के ऊपर करीबन 15% के आसपास ग्रो हो सकती है. But we'll have to wait and see. But मैं ऐसा मानता हूँ कि corrective valuation will be a better opportunity to protect the downside in the price. देवेंद्र जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप इस कार्यक्रम में शामिल हुए. सभी स्टॉक्स पे, इंडस्ट्रीज पे, सेक्टर्स पे अपनी राय रखी आपने. बहुत बहुत शुक्रिया इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए. इंडेक्स लेके आइए निफ्टी आपकी स्क्रीन पर. निफ्टी बैंक अनुज आज पूरा का पूरा दिन स्ट्रगलिंग रहा, बट इसको अभी भी हम एक बहुत ही कंट्रोल्ड डिप की संज्ञा देंगे. बिल्कुल. कैसे मैनेज करें इस कंट्रोल्ड डिप को, व्यू क्या रहेगा? बिल्कुल. आई थिंक वीरू, यू हिट द नेल ऑन द हेड. एकदम सही बात आपने कही. लिटरली जैसे कहते हैं ना कि जो शब्द मैं कहना चाहता था वो छीन लिया आपने. ये मार्केट की क्लोज जो है ना, इसको एक दिन और देने की ज़रूरत है, क्योंकि ये 25,450 के ऊपर बंद हो रहे हैं. 25,473 का लो था. इंटरडे में ज़रूर हम कल के लो के नीचे हैं और हो सकता है क्लोजिंग भी वहाँ उसके नीचे हो जाए. 25,525 का वो लेवल था, लेकिन उसको डिसाइसिवली नहीं ब्रेक किया हमने. तो एक और दिन दीजिए, उसके बाद देखते हैं. वैसे भी इतनी अप ट्रेंडिंग मार्केट रही है और 25,450 के ऊपर की क्लोजिंग मेरे ख्याल से तो ख़राब नहीं है. सबसे बड़ी बात, आज का मिड और स्मॉल कैप का एक्शन देखिए. मुझे लग रहा है आज इंडेक्स में थोड़ा सा कुछ एक शायद इंडेक्स मैनेजमेंट कह लीजिए, जो मर्जी कह लीजिए, क्योंकि मार्केट ख़राब होता तो मिड और स्मॉल कैप में इतनी बड़ी रैली नहीं होती, खासतौर से मिड कैप में वो ठीक ठाक रैली रही. तो अभी के लिए मैं वीरू, मैं इसको पॉज ही मानूंगा. अभी के लिए इसको हॉट नहीं मानूंगा. तो लेट्स सी, एक और दिन देते हैं, उसके बाद शायद आगे का सेटअप देखेंगे. चलिए BTST की शुरुआत करें फिर. जी BTST की शुरुआत करते हैं. बताइए शिल्पा जी, क्या कैरी करेंगे आप वेडनेसडे मॉर्निंग के लिए? जी बिल्कुल. ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए, माफ कीजिएगा, ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए. जी बिल्कुल. यहाँ इंडस टावर पे ध्यान देना चाहिए. इंडस टावर अगेन 420 के ऊपर फ्यूचर अभी ट्रेड कर रहा है 422 अराउंड. तो यहाँ पे आप अभी BTST में अटेम्प्ट कर सकते हैं 418 के स्टॉप लॉस से फॉर टारगेट्स ऑफ 428 से 430. ओके,
इंडस टावर गाबा सर आपका कैरी कर रहे हैं? आई थिंक मेरे हिसाब से यूपीएल पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ट्रेड कर रहा है 661 के आसपास, स्टॉप होना चाहिए 656 का, करीब 5 रुपए का स्टॉप है। नियर टर्म टारगेट 670, उसके बाद हायर जोन देखेंगे यूपीएल। ओके, यूपीएल पसंद आ रहा है गाबा सर को। बताइए राजेश पालविया जी, कल के लिए आपकी ट्रेड क्या होगी? तो यहाँ पे ब्रिटानिया पसंद आ रहा है। ब्रिटानिया में अगर हम देखें तो ऑलमोस्ट अभी डे हाई की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। स्टॉक में अगर चार्ट स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे एक चैनल का भी ब्रेकआउट यहाँ पे आते हुए दिख रहा है। तो ब्रिटानिया फ्यूचर में अपसाइड के टारगेट हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आना चाहिए 5960 5980 की तरफ। स्टॉप लॉस होगा करीब 5830 के आसपास। ओके, ब्रिटानिया फ्यूचर्स आप पिक कर रहे हैं। राजेश सतपुते जी आपके कैरी करेंगे ट्यूसडे मॉर्निंग के लिए। वीरेंद्र जी देखिए, मैं बीडीएल भारत डायनामिक्स को लेके जाऊंगा। एक बहुत ही क्लीन ब्रेकआउट है, थोड़ा कूल ऑफ भी हुआ है तो ये एक अच्छी बात है। 1948 करंट मार्केट प्राइस है। 1920 का स्टॉप लॉस रखे, बीडीएल लेके जाइए। मेरे हिसाब से इसका कल का पहला टारगेट आएगा 2000 का, तो दैट विल बी आवर टेस्टी टारगेट। ओके, बीडीएल ये लेके जाइए। मानस आपने क्या पिक किया कल के लिए? तो देखिए डीमार्ट के फ्यूचर में खरीदारी करके जाएंगे, क्योंकि अगर क्लोजिंग बेसिस पे देखें तो शायद आज हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का कंफर्मेशन मिलेगा स्टॉक में, तो डीमार्ट के फ्यूचर में खरीदारी करेंगे। जो आपके स्टॉप लॉसेस है डीमार्ट के फ्यूचर में रहेंगे 6344 के, और जो टारगेट रहेंगे, माफ करिएगा 4344 के, और जो टारगेट रहेंगे वो रहेंगे 4500 के। ओके, एवेन्यू सुपरमार्ट में खरीदारी की राय मानस जी की तरफ से। अमित जी बताइए मंगलवार के लिए आप क्या कैरी करेंगे? जी श्रेया जी, मैं सीडीएसएल को कैरी करूंगा। यहाँ पे कंटिन्यूअसली स्ट्रक्चर पॉजिटिव है। सीडीएसएल बाय करेंगे। करंट प्राइस पे स्टॉप लॉस रहेगा 1775 का, और टारगेट्स हमारे 1840 के रहेंगे सीडीएसएल में। ये कैश के प्राइसेस है। ओके, सीडीएसएल। चलिए, आज इंश्योरेंस स्टॉक्स की बात हुई है पूरे दिन। एक बार मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट देखिए ज़रा, और इसका अगर आप चार्ट देखें करीब करीब लेट्स से 3 महीने का चार्ट, ये बहुत स्लोली मूव कर रहा है विदाउट गेटिंग नोटिस। ये देखिए, ये क्या मतलब नेक्स्ट लेवल का चार्ट है। ऐसा चार्ट एक समय पे परसिस्टेंट सिस्टम्स का हुआ करता था, एकदम बिना किसी सिग्निफिकेंट डिप के बड़ी रैली यहाँ पर मैक्स फाइनेंशियल में आ रही है इस समय। राजेश पालविया जी, कोई नहीं, आप राजेश पालविया जी से नहीं लेते हैं एक्चुअली, क्योंकि थोड़ा सा एक्सेस का एंगल आ जाएगा इसमें, तो अवॉइड ही करेंगे इसको। तो मैं अमित सेठ से पूछ लेता हूँ। अमित जी, मैक्स फाइनेंशियल का चार्ट देखिए एक बार। जी जी अनुज जी, कंटिन्यूअस स्ट्रेंथ है मैक्स फाइनेंशियल में। अगर हम देखें तो एक लंबा अरसा हो गया स्टॉक ने 10 डमा के नीचे भी क्लोजिंग नहीं दी है। दैट मींस इट इज वेरी स्ट्रांग। द मोमेंट ये अगर 10 डमा को भी टच करता है तो वहां से एक डिमांड निकलती है, तो थोड़ा सा स्ट्रेच जरूर है, बट देयर इज नो साइन ऑफ वीकनेस। पोजीशन है तो स्टॉप लॉस को ट्रेल करें 1625 के आसपास, स्टॉप लॉस ट्रेल करें। प्रोबेबली ये 1700 की तरफ जा रहा है। 1700 की तरफ जा रहा है। इंडस टावर लेकर आइए एक बार वापस। शिल्पा जी ने दी ना इंडस टावर की बीटीएसटी कॉल यहाँ पर। इंडस टावर ये अच्छा मूव हुआ। शिल्पा जी, इसकी आउट ऑफ द मनी कॉल्स में काफ़ी बिल्डअप है। कोई आउट ऑफ द मनी कॉल इसमें अगर लेनी हो तो? जी बिल्कुल, यहाँ पे ले सकते हैं अनुज जी। इंडस टावर का यहाँ पे 430 का कॉल ऑप्शन पे भी आप ध्यान दे सकते हैं, जो 11 रुपए के अराउंड ट्रेड कर रहा है। स्टॉप लॉस आप यहाँ पे 8 रुपए का मेंटेन कीजिए, एंड देन यहाँ पे आप थोड़ा पोजिशन भी प्ले कर सकते हैं फॉर टारगेट्स ऑफ 18 से लेके 20। अगर इंडस टावर 420 को सस्टेन करता है तो इसमें ब्रेकआउट है, जहाँ पे 440 445 के भी आपके लेवल्स आ सकते हैं। स्ट्रॉन्ग क्लोज ओके, की तो तरफ इंडस बढ़ता हुआ, और ये ऑलमोस्ट 421 422 का जो प्राइस है, अगर मैं सही हूँ तो वो इस दौर की हाईएस्ट ट्रजेक्टरी है। यस, पोस्ट 17 अक्टूबर के बाद का अब तक का सबसे हाईएस्ट लेवल। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो ये एज पे आके बैठता हुआ 430 की कॉल रिकमेंडेशन है। बट याद रखिएगा, यहाँ से आगे चलते हुए यानी कल 1 तारीख और 1 तारीख को जो ऑटो के आंकड़े आने हैं, उससे पहले जरा प्लीज़ डायरेक्टर साहब निफ्टी ऑटो स्क्रीन पे रखिएगा। कंप्लीटली कोई एक्साइटमेंट नहीं, बाजार थोड़ा सा बैकफुट पे आया, बट मोर देन दैट आई थिंक ऑटो स्टॉक से ट्रेस हुए। लुक एट मारुति डे लो पर 12461 एग्जैक्टली इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। और एक बार आप लेके आइएगा टाटा मोटर्स भी है एज वेल। टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, टाटा मोटर्स को देखते हैं ज़रा। टाटा मोटर्स पहले भी
पहले काफ़ी कमज़ोर था लेकिन अब एक पुल बैक मोड में है। तो ये दो चीज़ें जो है थोड़ा सा इफेक्ट जो शेयर कर रहा था मैं यहाँ पे। बट टुवर्ड्स क्लोज जो अच्छे मूव आ रहे हैं वो डिफेंस में फिर आ रहे हैं। लुक एट BEL, जरा BEL को लेके आइएगा, टिक बाय टिक चार्ट रखिएगा स्क्रीन पे। 421.75 यानी इन टर्म्स ऑफ क्लोज अगर आप इसको रीड करें तो ये ऑल टाइम हाई क्लोज होगा, क्योंकि इससे पहले 23 जून को भी ऐसा क्लोज नहीं आया था। और इनफैक्ट 24 जून जिस दिन इसने अपना ऑल टाइम हाई क्रिएट किया था 4730, उस दिन भी क्लोज आया नीचे था 420 पे। तो ये ऑल टाइम हाई की तरफ बढ़ता हुआ मानस, ये आप इसकी ऑप्शन एक्टिविटी कैसे देख रहे हैं? इसने स्ट्रेंथ को रिकलेक्ट किया। आपको याद होगा वो जो हम स्टॉप लॉस तय करके बैठे थे 404 का, वो नहीं ट्रिगर हुआ। एंड फाइनली स्ट्रेंथ, व्यू क्या बन रहा है इस पे? देखिए, व्यू तो पॉजिटिव है क्योंकि स्टॉक जब करेक्ट हुआ तो भी वो 10 डे मूविंग एवरेज के नीचे नहीं फिसला। तो मेरा समझना है कि इस बार अपने पिछले हाई जो कि 425 रुपए है उसको ब्रेक करके 435 की तरफ जाने की कोशिश करेगा। डिस्क्लेमर है कि यहाँ पर हमने अपने क्लाइंट्स को भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर ऑप्शन ट्रेड लेना हो तो आई थिंक 420 का कॉल ऑप्शन जो 15 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर एक पोजिशन ट्रेड लीजिए, 11 रुपए का स्टॉप लॉस लगा लीजिए, 24 रुपए की टारगेट सेट कर लीजिए। ओके, BEL डे हाई पर हो रहा है क्लोज, शानदार रैली और बाई की यहाँ पे राय आते हुए मानस जी की तरफ से। तो हमने ऑटो के काउंटर्स पे बात की और BEL डिफेंस स्टॉक्स पे बात कर रहे हैं। अब आगे बढ़ते हैं और देखिए इस साल के शुरुआती 6 महीने आज खत्म हो रहे हैं और इन 6 महीनों में बाजार में तेज उतार चढ़ाव हमें देखने को मिला। लेकिन 2025 में अब तक बाजार का प्रदर्शन कैसा रहा उसका परफॉर्मेंस, डिटेल में रिसर्च लेकर हमारे साथ है हरमास फताकिया। बताइए हरमास जी, 6 महीने में बाजार ने कैसा प्रदर्शन दिखाया? किसी नेटफ्लिक्स की वेब सीरीज में जितने उतार चढ़ाव नहीं देखने मिलते उतने उतार चढ़ाव बाजार ने इन 6 महीनों में देख लिए हैं। इस 6 महीनों में हमने क्या क्या नहीं देखा? हमने युद्ध देखे, टैरिफ के युद्ध देखे, युद्ध विराम देखे, तेल की कीमतों में उछाल देखा, गिरावट देखी, सोने की कीमतों में उछाल देखा। मान लीजिए कि पूरे साल का एक्शन या यूं कहिए कि आने वाला साल का भी एक्शन हमने इन पिछले 6 महीनों में देख लिया है। और इन 6 महीनों के एक्शन के बाद भी निफ्टी जो है इस 6 महीनों के अंत में 8.5% की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। और वो इसके बाद कि इस साल के लोज लगाने के बाद निफ्टी ने 18% की रिकवरी दिखाई है। निफ्टी बैंक जो कि ऑलरेडी रिकॉर्ड हाइस पर पहुंच चुका है, 13% का उछाल देखने मिला है और अपने लोस से वो 20% रिकवर कर चुका है। ये 4% और 1% की तेजी जो आप मिड और स्मॉल कैप इंडिसेज में देख रहे हैं वो एक बहुत बड़ी रिकवरी के बाद ये आए हैं, क्योंकि मिड कैप इंडेक्स 27 और स्मॉल कैप इंडेक्स 29% चढ़ चुका है अपने लोस से। अब वो कौन से ऐसे परफॉर्मर्स हैं निफ्टी के जो इस साल फिलहाल के लिए अच्छा कर चुके हैं? BEL है, बजाज फाइनेंस, लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज 30 और 30% के रिटर्न्स HDFC लाइफ और SBI लाइफ में देखने मिले हैं। अंडर परफॉर्मर्स की अगर हम बात करें तो उनमें IT शेयर ज्यादा है, TCS, इन्फोसिस, विप्रो सभी के नाम इस लिस्ट में है। और इंडसइंड बैंक निचले स्तरों से रिकवर होने के बावजूद इस अंडर परफॉर्मर्स की लिस्ट में शामिल है। मिड कैप्स की अगर हम बात करें तो सोलार इंडस्ट्रीज जो कि काफी चर्चा में रहा है, हाल फिलहाल में 80% के रिटर्न्स पिछले 6 महीनों में दिए हैं। भारत डायनामिक्स, BSE, आदित्य बिरला कैपिटल, L&T फाइनेंस ने इस साल अब तक 50% के रिटर्न्स दिए हैं। अंडर परफॉर्मर्स में अगर हम बात करें तो ओला इलेक्ट्रिक जो नए लोज लगाता जा रहा है वो अब तक इस साल ऑलरेडी आधा हो चुका है। ऑरेकल फाइनेंशियल, वोल्टास, प्रीमियर एनर्जीज भी 20 से 30% की गिरावट दिखा चुके हैं। एक कॉमन थीम अगर आप देखें तो चाहे वो निफ्टी हो या ब्रॉडर मार्केट्स हो, डिफेंस, क्योंकि गार्डन रीच भी इसमें टॉप परफॉर्मर है, 90% की तेजी। नारायण हेल्थ जो कि रोज नए हाईज लगा रहा है 80%। रेडिंगटन, नवीन फ्लोरिन में काफी पॉजिटिव ब्रोकरेज कमेंट्रीज आई है, वहां भी 50% की तेजी देखने मिली है। और आखिर में अंडर परफॉर्मर्स अगर हम देखें तो यहां ब्रेन बी सॉल्यूशंस है, नैटको फार्मा, अनंतराज, और इन सभी शेयरों में 35 से 40% की गिरावट हमने इस साल देखी है। तो एक एक्शन पैक्ड 6 महीने हमने देखे हैं 2025 के। बाजार का तो मन यही होगा कि बाकी की भी रिकवरी जल्द हो, निफ्टी भी नए हाईज लगाए और ब्रॉडर मार्केट्स भी नए हाईज लगाकर साल को अच्छी तरह से पूरा करे। ऑलराइट, बिल्कुल शुक्रिया हरमास। तो बिल्कुल जैसा हरमास ने बोला काफ़ी उतार चढ़ाव रहा इस साल मार्केट में। वो मैक्स फाइनेंशियल की बात की थी हमने, डे हाई पर हुई स्टॉक का अब आपको ट्रेड करता हुआ दिखाई देगा। अच्छा मोमेंटम यहाँ पर। पूना वाला ये स्टॉक में पिछले महीने से मूव शुरू हुआ था, करीब 410 पर था तब, वहाँ से लेकर 465 तक का शानदार मूव हुआ। चलिए एक बार रिमाइंड करा देते हैं अपने दर्शकों को, बैन अपडेट। RBL बैंक बैन में जाने की तैयारी कर रहा है, तो अगर आप कोई पोजीशन कल के लिए कैरी कर रहे हो ध्यान रखिएगा, कल से लिक्विडिटी यहाँ पर थोड़ी सी कम हो जाएगी, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। अब वीडियो के पास चलते हैं आज की मार्केट ब्रेथ के लिए।
उसके बाद पंचनामा का टीजर लेकर आएंगे। वीरू बताइए कैसे रही आज की मार्केट ब्रेक? जी हाँ, ब्रेथ थोड़ी सी अगर आप देखें तो आज निगेटिवली पॉइज थी अनुज, और स्पेशली 2-3 धड़े जिन्होंने बाजार को संभाल के रखा, उसके सिवा अगर आप देखें तो कोलैप्स होने वाली जो धड़े थे वो भी काफ़ी सारे थे। तो थोड़ा सा अगर आप देखें तो यहाँ पे लॉन्ग 101, क्योंकि बैंक्स का कंप्लीट कमांड था, क्योंकि आज कंप्लीट कमांड था यहाँ पर डिफेंस स्टॉक्स का, केमिकल स्टॉक्स का, और कुछ एनबीएफसीज का और कुछ फार्मा का भी। 101 लॉन्ग और शॉर्ट कवरिंग 26 में 86 शॉर्ट, मेरे ख्याल से पिछले 4-5 सेशन का सबसे बड़ा शॉर्ट का आंकड़ा आज हम देख रहे हैं, और लॉन्ग अनवाइंडिंग 11 में। अब चलते जरा स्लाइड्स को देखते हैं एक एक करके, कहाँ लॉन्ग्स विजिबल थे। और भारत डायनामिक्स डिफेंस, जैसे कि मैं कह रहा हूँ, आरबीएल रिपोर्ट का कमाल, उसके बाद केन्स टेक्नोलॉजीज शानदार मूव, लॉरस लैब इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी, मेरे ख्याल से ऑल टाइम हाई भी होगा। यूनियन बैंक आज स्ट्रॉन्ग रहा। बैंकों में शॉर्ट कवरिंग रही, पीएनबी में, डिक्सन में शॉर्ट कवरिंग थी, एल&टी फाइनेंस में, बैंक ऑफ बड़ौदा में, और मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स, इसमें भी काफ़ी शॉर्ट कवरिंग थी अच्छी। और जहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप था मैक्रोटेक, रियल स्टेट में शुक्रवार को भी था। टाटा कंज्यूमर, हीरो मोटोकॉर्प, प्रायर टू नंबर्स, मंथली सेल्स फिगर्स, मारुति सुजुकी भी सिंक हुआ टुवर्ड्स 50 डे, और एक्सिस बैंक आई थिंक जब वीकेस्ट स्ट्रक्चर एज ऑफ नाउ इन एंटायर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस, जिसने आज रेस्ट लिया अपने 50 डे पर, वो था ये। और लॉन्ग अनवाइंडिंग एमएनएम फाइनेंशियल्स में, अदानी टोटल गैस में, आईसीआईसीआई बैंक, टाटा पावर, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन सभी काउंटर्स में आज थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग रही, बैकफुट पे रहे। लेकिन मैं क्योंकि बैंक ऑफ बड़ौदा का जिक्र किया, पीएनबी का जिक्र किया, जिस क्लोज की तरफ अगर आप देखें तो पीएसयू बैंकिंग बढ़ रहे हैं, उसमें कैनरा बैंक भी आज इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर। और अमित जी एक बात कहूँ मैं, ये गैप फिल करना था इसको, वो जो 10-20 के बीच में परसिस्ट करता था 12 जून और 13 जून के बीच में, वो फिल करने का अटैम्प्ट लिया, हालांकि सक्सीड नहीं हुआ। लेकिन कैनरा बैंक को जाते जाते आप कैसे रीड करेंगे? क्या ये फिल कर लेगा उस गैप को? आज जो स्ट्रेंथ लेके जा रहा है, कैरी कर रहा है, कैरी करनी चाहिए कंसिडरिंग द हायर एज ऑफ गैप स्टिल पेंडिंग? नहीं वीरेन जी, पक्का कैरी करना चाहिए, बिकॉज पिछले 3-4 दिन की कैंडल्स काफी नैरो थी, आज की एक स्ट्रेंथ कैंडल है। मुझे लगता है ये गैप जिस हिसाब से टेक्निकल पैटर्न्स प्लेस हैं, वॉल्यूम्स हैं, ये फिल हो जाएगा। और वंस दिस गैप इज फिल्ड, मेरे ख्याल से फिर वहां पे हम उसके बाद हम एक और स्ट्रॉन्ग मूव देखेंगे। बट पोजीशन है तो डेफिनेटली कैरी करिए, स्टॉप लॉस 112 का लगा के रखें। पोजीशन तो डेफिनेटली कैरी करिए, स्टॉप लॉस 112 का लगा के चलिए। यहाँ पर एक और स्टॉक BEL, शानदार मोमेंटम लौटता हुआ यहाँ पर, वो 2 दिन के पॉज के बाद BEL निफ्टी का टॉप गेनर और एकदम हाईएस्ट पॉइंट पर जाकर बंद हो रहा है। आज का मार्केट का पंचनामा का टीजर, श्रेया बताइए क्या सवाल आया आज? जी सवाल आए हैं आज TCS से। देखें आप, 0.5% के करीब तेज होकर डे हाई पर ये भी क्लोज होने की तैयारी कर रहा है। लेकिन आईटी में जो एक रैली हमें देखने को मिली थी, उसमें TCS ने थोड़ा उतना पार्टिसिपेट नहीं किया। कैसा लग रहा है आपको ये काउंटर फिलहाल, और क्या करना चाहिए? देखिए, ये ट्रेडिंग के हिसाब से नहीं है कि ये स्टॉक तो एक SIP वालों के लिए है, तो इसमें SIP करते जाइए और टिप्स में ऐड करते जाइए। इसमें तो मतलब आप 15 साल का अगर चार्ट उठा के देख लेंगे तो एक ही अप्रोच है यहाँ पर। इसको ट्रेडिंग करना बहुत टफ होता है श्रेया, ये मतलब नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है ट्रेड करना। तो थोड़ा सा इस केस में ये डिलीवरी वाला स्टॉक है, उस तरीके से आपको इसको अप्रोच करना होगा। ओके ठीक है, तो यहाँ पे SIP के जरिए इन्वेस्ट करने की सलाह TCS में। और दूसरा सवाल है टाइटन पर। पिछले सत्रों में इसमें भी अच्छी खासी रैली, ब्रोकरेजेस भी बुलिश, शानदार तेज़ी देखने को मिली थी, लेकिन थोड़ा फिर कंसोलिडेट कर रहा है। क्या करना चाहिए यहाँ पर? आई थिंक टाइटन एक ऐसा स्टॉक है जो अब अपने फ्रेश ऑल टाइम हाई के आई थिंक उसको स्ट्राइक करने की तैयारी कर रहा है। थोड़ा दूर है यहाँ से, मेरे ख्याल से 3850 3860 करीब था इसका ऑल टाइम हाई। लेकिन जिस तरीके से वापस गोल्ड प्राइसेस ने गिरना शुरू करा है, यहाँ पर भी मुझे लग रहा है कि एक शायद एक मूव शुरू हुआ। एक बार अगर इसके 52 वीक हाई और लो की प्लेट फायर कर दें प्लीज़, तो उसमें आपको दिखाई देगा। मेरे ख्याल से हम वहाँ तक बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली थोड़ा सा समय लगेगा उसको, लेकिन वहाँ तक शायद जाएँ श्रेया आप। चलिए अब बाकी के सवाल 3867 335 पर श्रेया मेरे साथ आप जुड़िएगा। इंडस टावर, एक बार वापस ज़रा एक बार चार्ट देखते हैं इसका इंट्राडे में। ये स्टॉक काफ़ी अच्छे मोमेंटम के साथ घर जाता हुआ, और फाइनली एक बार सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ का चार्ट, माना एक बार सुप्रीम इंडस्ट्रीज़ देखिए, एक काफ़ी शानदार रैली आई थी इसमें पिछले महीने, फिर एक करेक्शन भी ठीक ठाक आई, 4750 से गिर के 4300 तक की करीब 10% की करेक्शन आई। आज के मूव को कैसे देखें? देखिए, स्टॉक कोशिश कर रहा है 20 डे मूविंग एवरेज के आसपास सपोर्ट लेने के लिए, बेस बनाने के लिए,
बट फिर भी खरीदारी तो केवल 44.25 के ऊपर करेंगे। अगर 44.25 के ऊपर सस्टेन करेगा तो आप 43.25 के स्टॉप लॉस से खरीदारी कर सकते हैं, क्योंकि उस केस में आपको शायद 46.50 तक के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। हाल ये राय सुप्रीम इंडस्ट्रीज पे मैनेजर की तरफ से। अब क्लोजिंग का वक्त हो चुका है। क्लोजिंग कैसे रही मार्केट की बिग वॉल पर बेहतर तरीके से समझते हैं। ओवर टू यू जी। बिल्कुल, चलिए स्क्रीन पर देखते हैं। 126 पॉइंट निफ्टी नीचे, करीब करीब 25,510 पर। बैंक निफ्टी करीब करीब 150 पॉइंट नीचे। निफ्टी आईटी में 150 पॉइंट की रैली, करीब करीब 1.5% ऊपर रहा है इंडेक्स। मिड कैप करीब करीब 0.5% ऊपर था आज की ट्रेड में, और स्मॉल कैप ये भी करीब करीब 0.5% ऊपर। एडवांस डिक्लाइन एडवांसेस के फेवर में था अच्छा खासा, 1615 बढ़ने वाले शेयर, 1100 गिरने वाले शेयर रहे। तो कुल मिलाकर ये ओवरऑल मार्केट का टेक्सचर। एक बार जरा मार्केट का हीट मैप देखते हैं सेक्टोरली, कहाँ पर तेज़ी रही, कहाँ पर मंदी रही। सबसे ऊपर पीएसयू बैंक। आज सुबह हमने पीएसयू बैंकों की थीम की बात की थी, 2.5% ये इंडेक्स ऊपर था। एक्चुअली एक बस यही था जो चला, और कुछ हद तक डिफेंस और कैपिटल गुड्स यहाँ पर रैली आई। इसके अलावा नीचे क्या था, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन रियल एस्टेट कुछ हद तक, फिनेंशियल्स कुछ हद तक, और एफएमसीजी में कुछ हद तक आपको गिरावट आज देखने को मिली। निफ्टी का हीट मैप देखते हैं। सबसे ऊपर बीईएल 2% ऊपर, एक्चुअली ट्रेंड आ गया टूवर्ड्स एंड। ट्रेंड में 3% के मूव रहे। इंडसइंड बैंक 0.25%, एसबीआई 0.2%, जियो फाइनेंस में अच्छे मूव्स, श्रीराम फाइनेंस, टेक महिंद्रा, एचडीएफसी लाइफ, इटर्नल, ये कुछ और स्टॉक्स रहे जहां अच्छी रैली थी। निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर था। नीचे क्या था आपका, टाटा कंज्यूमर, एक्सिस बैंक, कोटक महिंद्रा बैंक, हीरो मोटोकॉर्प, मारुति, डॉक्टर रेड्डीज, बजाज फाइनेंस, टाटा स्टील, आईसीआईसीआई बैंक, रिलायंस और आईसीआईसीआई बैंक ने काफ़ी प्रेशर डाला मार्केट के ऊपर, और कुछ हद तक एचडीएफसी बैंक ने भी। लेकिन कुल मिलाकर क्लोज उतना ख़राब नहीं है। हाँ, एक जो पिछले कई दिनों की तेज़ी चली आ रही है वो जरूर टूटी है, लेकिन फिर भी ब्रॉडर मार्केट में शानदार स्ट्रेंथ थी। जी हाँ, ब्रॉडर मार्केट्स में शानदार मूव था। स्टॉक स्पेसिफिकेशन में कोई कमी नहीं थी। बैंक्स हो गया, और उसमें आप डिफेंस को देखिए, आप केमिकल बास्केट को देखिए, आप फार्मा कैंडिडेट्स को देखिए, बहुत स्ट्रॉन्ग मूव दिया। हाँ, इंडेक्स थोड़ा सा सुस्ताया। देखते हैं मंगलवार को क्या करेगा। मंगलवार को ये पैनल आपके साथ एक बार फिर से मुलाकात करेगा, और सुबह मॉर्निंग कॉल और मुनाफे की तैयारी में। और आपका कोई भी प्रश्न हो तो ज़रूर पूछिएगा। मार्केट का पंचनामा में अनुज और श्रेया के साथ होगी सुबह कल मुलाकात। तब तक के लिए नमस्कार।